बिहार में चुनाव हैं। पहले फेज के लिए 243 में से 121 सीटों पर पोलिंग हो गई है। इन सबके बीच जमीन पर स्थिति क्या है? 10,000 स्कीम का रिजोनेंस जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसको कि फर्स्ट किस्त 10,000 का मिला है, उसका रिजोनेंस ऑल अक्रॉस द बोर्ड लगा। लगभग 35-36% जो महागठबंधन का हम वोट मान करके चलते हैं, इनके बीच जो महिलाएं हैं और पैसा लिया है, उन पर ये नहीं है कि हम ले लिए हैं तो नीतीश कुमार ना। देयर इज नो मेजर मूड फॉर चेंज की बदलाव किसी भी हालत में चाहिए, जो रोष होना चाहिए। दूसरे फेज में महागठबंधन का चुनाव पहले फेज के मुकाबले मजबूत दिख रहा है ग्राउंड पर। हमारे साथ जो पचपनिया हुआ ईबीसी वोटर, वो हम लोगों से नहीं सटता है। ये हम लोगों का यही कारण है कि हम पावर में नहीं आ पा रहे हैं। आप वो जो दर्द है एक ओबीसी यादव वोटर का कि पचपनिया नहीं सट रहा है, ये चीजें मुझे अलग अलग तरीके से मुझे सुनने में आया। 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बैगेज थे, 2025 में बीजेपी के लिए नीतीश कुमार लगेज है। नीतीश नहीं चाहिए, नीतीश का फेस चाहिए बीजेपी को। कौन सी सीटें बड़े नेताओं की जिन पे बड़ी नजर रहती है, हॉट सीट जिसको बोलते हैं, जहां पे आपको लग रहा है कि उलटफेर हो सकता है? मुकामा ही लग रहा है, मुझे हो सकता है, क्योंकि वहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ है। मैथिली ठाकुर का भी चुनाव मुश्किल में लग रहा है। बिहार से अब चलेंगे न्यूयॉर्क और बात करेंगे नए मेयर की। उन्होंने उस चीज को टैप किया है जहां पे न्यूयॉर्क में रेंट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और अफोर्डेबिलिटी की जो उन्होंने बात की। जोरान की अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, किसी ने इंडियन आइडेंटिटी हाईलाइट की, किसी ने प्रवासी आइडेंटिटी हाईलाइट की, किसी ने मुस्लिम आइडेंटिटी भी हाईलाइट की। तो उनके खिलाफ एंटी हिंदू सेंटिमेंट भी उनके खिलाफ है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट, एंटी फॉरेनर, इन सब के बावजूद ही पुश्ड इट ऑल बैक। जोरान ने, यदि आप इंडियन टर्म्स में देखें, तो ऊपर एक वेलफेयर और इकोनॉमिक पेन से रिलेटेड कैंपेन को रखा, बट नीचे जैसे हम इंडिया में कास्ट को बैलेंस करते हैं, वैसे उन्होंने एथनिक ग्रुप्स को बैलेंस किया। रूट्स हैं जो उनके इंडिया में ही है, मगर जो उनका कोalition उन्होंने खड़ा किया है वो साउथ एशियन कोalition है। उन्होंने बांग्लादेशी न्यूयॉर्कर्स से भी साझा किया, उन्होंने पाकिस्तानी न्यूयॉर्कर्स से भी उनको सपोर्ट काफी मिला। उन्होंने ऐसा एम्बॉडी किया कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो सबके लिए देखने के लिए अवेलेबल है, वो उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, पर उसको लाउड स्पीकर पे बताने की भी उनको जरूरत नहीं पड़ी। सम्राट चौधरी ने तो इलेक्शन ऑन माय प्लेट प्रोग्राम था, तो वहां उन्होंने ढोकला रखा था, तो मैंने कहा ये ढोकला मेरे लिए है या किसी को मैसेज देने जा रहे हैं कि मैं सुबह सुबह ढोकला खाता हूँ। हम बढ़िया बानी, सब ठीक बानी। ये देखिए, ये जो नए बिहार रिपोर्टर है ना, भोजपुरी के 4 शब्द सीख के उनको हम मिथिलांचल की साड़ी पहनी है और भोजपुरी बोल रही हैं। अरे ये मिक्स है ना पूरा, हम पूरा बिहार का पैकेज बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको पता चले Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है। नेता नगरी नाम है इसका। बिहार में चुनाव है। पहले फेज के लिए 243 में से 121 सीटों पर पोलिंग हो गई है। पिछली बार के मुकाबले कुछ फीसदी मतदान बढ़ा। उसके बाद से सबके अपने दावे आने लगे हैं और आईटी सेल्स की सक्रियता भी नैरेटिव गढ़ने में बढ़ने लगी है। इन सब के बीच जमीन पर स्थिति क्या है जानेंगे। हम भी लौट आए हैं बिहार से। तमाम जिलों का, गांव का दौरा करते हुए पूर्णिया से वापसी हो गई है। हमारे साथी अभी भी मैदान पर मौजूद हैं। पंकज झा जी हैं, ललन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर। पंकज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। नमस्कार भैया। कहाँ हैं आप, किस शहर में हैं अभी? मैं अभी भागलपुर में हूँ। भागलपुर में है, बढ़िया। भागलपुर में ही हमारी अभी 2 रिपोर्टर और हैं। भागलपुर मतलब उस एरिया में नेहा धीमान और रजत। इसके अलावा इस समय संदीप सिन्हा घूम रहे हैं मधुबनी और मोतिहारी के इलाके में, और सिद्धांत मोहन घूम रहे हैं कटिहार, सुपौल और ऊपर किशनगंज, इस वाले इलाके में। हम दूसरे मेहमान का रुख करते हैं जो हमें आके यहाँ प्रसंग सुनाते हैं और उसके बाद रील कटियावाजों को खूब सारा कंटेंट मिल जाता है। ऐसे हम सबके बड़े भाई कन्हैया भिलारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे तीसरे मेहमान हैं जिनको पिछली बार के सेगमेंट में बहुत मिस किया गया, लेकिन उन्होंने मुझे लगभग टपकते हुए कहा था भर दिन ज्ञाने देते रहेंगे तो फील्ड पे कब जाएंगे। ऐसे हमारे इंडियन एक्सप्रेस के बड़े भाई संतोष सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका। हमारी अगली मेहमान वो हैं जो युवा पत्रकार मोर्चा की राष्ट्रीय सह सचिव हैं, ऐसी मौसमी सिंह जी, इंडिया टुडे की पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को दिख देने वाली। प्रणाम मौसमी जी। और नाम सब ठीक बानी? जी बिल्कुल सब ठीक है, सब दुरुस्त है, महादेव की कृपा। पर आप दिख क्यों नहीं रही हैं स्क्रीन पे? हमें कोई दिखाने वाला नहीं है इसलिए। अरे नहीं नहीं मैम, आप मैम आप वीडियो भी म्यूट कर दिया। ये लोकसभा वाले इल्जाम है, आप यहाँ मत लगाइए, ठीक है? कोई आपको म्यूट नहीं कर रहा। आपका शो है इसलिए मैं देखिए ये मधुबनी की साड़ी पहनी हूँ आपके शो के लिए खास तौर से, और ये कहना चाहती हूँ कि हम बढ़िया बानी, सब ठीक बानी। ये देखिए ये जो नए नए बिहार रिपोर्टर है ना भोजपुरी के, 4 शब्द सीख के उनको हम आपको अभी बस गनीमत है। जैसे राजदीप जी भी जो गए थे तो उन्होंने सबसे पहला प्रोमो गमछा डाल के लिट्टी घाई बनाया था। सौरभ जी देखिए मिथिलांचल की साड़ी पहनी है और भोजपुरी बोल रही हैं। जी अब यही मैं नॉर्थ और साउथ हो गया एकदम। अरे ये मिक्स है ना पूरा, हम पूरा बिहार का पैकेज बन गया। बहुत बढ़िया पैकेज है। अभी मैं अंग देश की भी कुछ बात पूछूंगा फिर आप गड़बड़ हो जाएगी, पर आपकी बहुत प्यारी साड़ी लग रही। थैंक यू मौसमी मेरी दोस्त फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई जी। राजदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप ये बड़ा अच्छा लगा राजदीप जी आज आप समय से आए। राजेश खन्ना का जमाना हमको याद आ गया। साथियों राजेश खन्ना का जमाना था, वो सुपरस्टार थे लेकिन सेट पे हमेशा लेट आते थे, लेकिन राजदीप जी आज बहुत मुबारक दिन है, समय से आए हैं। ये आप नेले पे देला मत करिए, ये लेट आने की जो आदत है ये आपकी आदत है, बुरी आदत है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज आप समय पर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ये आप पिछले कई एपिसोड से बोल रहे हैं वैसे। नहीं ये है आपकी। देखिए ऐसा है ना, जब आदमी स्टार बन जाता है तो एक बात होती है, जब सुपरस्टार आपकी तरह बन जाता है तो उनको लगता है कि अब समय क्या है, जिस समय हम आएंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। नहीं सर, जिसने समय की कद्र नहीं की ना वो काल के चक्के के नीचे आ गया है सर। वेरी गुड। तो अगर ये नया सौरभ द्विवेदी, अगर ये नए सौरभ द्विवेदी मेरे सामने है तो अच्छी बात है। सर मैंने बग फिक्स कर लिए हैं और अपने मैंने दरवाजे पे लिख भी दिया है, पॉकेट मारो और नक्कालों से सावधान। देखिए ऐसा है सौरभ भाई, मैं एक बार मुझे याद है नेता नगरी में 2 घंटे हम आपका इंतजार कर रहे थे, तो किसी ने मुझे कहा आप क्यों इंतजार कर रहे हैं, आप इतने क्या वरिष्ठ कहिए बुजुर्ग कहिए जो भी। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, सौरभ यंग है, कहीं फंसा हुआ होगा। तो अब मैं मुझे पता चला है कि धीरे धीरे जैसे यंग पत्रकार सुपरस्टार बन जाते हैं तो फिर आपको वो क्या है ना, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की एक फिल्म हुई थी नमक हराम, उस फिल्म में जब राजेश खन्ना लेट आते थे तो अमिताभ बच्चन को उनके लिए रुकना पड़ता था, लेकिन फिर अमिताभ बच्चन का भी ज़माना आया और राजेश खन्ना का ज़माना चला गया। समय वक्त का पहिया है, कौन जाने कल क्या हो, आप कहाँ हो मैं कहाँ हूँ। आज आप शिखर पर हैं, मैं क्या कहते हैं प्रशांत किशोर, अर्श पे या फर्श पे, मैं फर्श पे हूँ आप अर्श पे है। यही फ़र्क है आप और मुझ में, और कोई फ़र्क नहीं है, ये सच्चाई है। गाइस राजदीप जी का रेंट पूरा हो गया, इसको एडिट आउट कर देना। अब बातचीत शुरू करते हैं। क्यों? हर बार वही इल्जाम पड़ते हैं महाराज। नहीं बिल्कुल नहीं। पर एक मैं कहूँ, सौरभ जी ने नहीं सौरभ जी ने मुझे एक बहुत अच्छा नीले रंग का गमछा पिछले बार दिया जो मैंने पहना था बिहार में, और अब मुझे ढूंढना है ताकि मैं दिल्ली में भी पहन सकूं। नहीं मेरे बैग में है कहीं, मैं देखिए वो क्या मैं ये देखिए ये है सुपरस्टार के लक्षण। फैंस की मोहब्बत को इन्होंने ऐसे ठुकरा दिया। चलिए मौसमी कितनी खुश हो रही, लुक एट हर। नहीं मौसमी हम तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कैसे? अब देखिए ना राजदीप सर बिहार आए और उनको मौसमी सिंह नजर ही नहीं आए। अब आप सोच लीजिए। देखिए जब मैं सच आपसे मौसमी तुम इस दुख में अकेली नहीं हो, ये हमको मिले। पिछली बार हमने पटना में नेता नगरी शूट किया, उसके बाद राजदीप जी ने कहा कि मैं कुछ यहाँ जो घूम रहे हैं पत्रकार संपादक उनके साथ बैठ के नाश्ते पे एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। तो मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा मुझे पता नहीं ना कि मैं अभी, चूंकि अपन क्या है कि कैरेक्टर रोल वाले हैं, छोटे रोल वाले व्यक्ति हैं, तो मैंने कहा शायद कहें कि तुम भी आ जाना। तो फिर ये बोले कि आप फ्री? मैंने कहा सर बिल्कुल फ्री, और आपके प्रोग्राम में आने के लिए तो फ्री हैं। फिर परसों को बीत गए बरसों और नैना अब तक तरस रहे हैं, ना बुलावा आया
ना भोजन आया ना बातचीत आई, पर हमने कहा चलिए ठीक है साहब, राजेश खन्ना लोगों का ऐसे ही रहता होगा। नहीं, ये मेरी और मेरे प्रोड्यूसर की गलती थी। मैं चाहता था कि जितने भी इंडिया टुडे, लल्लन टॉप, आज तक के रिपोर्टर्स हैं उनके साथ एक राउंड टेबल करें, क्योंकि आप लोग बहुत घूमे हैं, मैं आपकी तरह इतना घूमा नहीं हूँ। लेकिन इसलिए आई एम सॉरी कि वो प्रोग्राम नहीं हो पाया, इसके लिए मेरी गलती है। लेकिन क्या होता है ना, एक बार आप किसी प्रोग्राम में अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, ना बाएं देखते हैं ना दाएं देखते हैं। समय मेरे पास कम था, मैं 4-5 दिन था, नहीं, तो जितना मैं कर सका, बहुत समय है, आप जितना मैं कर सका मैंने किया। स्वस्थ जीवन जिए, यही तो इनकी अदा है भैया। थैंक यू। ये सामने वाले को ढेला मारते हैं, इनकी बारी आती तो पड़ता है सॉरी सॉरी सॉरी, तो आदमी इतना बुजुर्ग आदमी है भाई, कौन लड़े इनसे, बड़े भाई हैं हम लोगों के। देखिए यही तो कई लोग आपके दर्शक कहते हैं कि नेता नगरी, जब ये जो पहले 10-12 मिनट होते हैं हम उसको फास्ट फॉरवर्ड करके वहीं से शुरू करते हैं। कई दर्शक कहते हैं कि हम वही देखते हैं। हाँ बिल्कुल, कई दर्शक मुझे बिहार में मिले। एक कोई मुझे मैं कहीं था वो म्यूजियम में, बहुत ही सुंदर, बिहार म्यूजियम बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ कोई आया, सर है ना आप और सौरभ जी के बीच में नोक झोंक होती है, वो हमें बहुत पसंद है, आपके और उनकी बनती नहीं है क्या? तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, ये सब कभी कभी डिजिटल के लिए गाइस हमारी बहुत बनती है। नहीं वैसे, और मैं जो सौरभ ने लल्लन टॉप के साथ किया है, जिस तरह से आगे ले गए उनके लिए फुल। चलिए अब बातचीत को आगे ले चलते हैं। सबसे पहले मैं रुख कर रहा हूं उनका जो पिछले नेता नगरी में नहीं आए थे, संतोष सिंह जी। संतोष जी ग्राउंड पर घूम रहे हैं, कौन से मुद्दे असरकारी दिख रहे हैं, पहला सवाल, और फिर दूसरे सवाल पे आएंगे कि कौन सी सीटों पर जोरदार घमासान है। पूरा साउथ बिहार में जहां जहां घुमा, बेगूसराय से होते हुए मुंगेर, जमुई, बांका का कुछ क्षेत्र लेते हुए, फिर शेखपुरा होते हुए पटना आया, फिर मोकामा भी गया। वहां मुझको एक ओवरराइडिंग सेंस, जो कि आपको भी मिला होगा, पंकज भाई को भी मिला होगा, सबको मिला होगा, कन्हैया सर को मिला होगा, ये था 10 हजरिया स्कीम। 10 हजरिया स्कीम का रिजोनेंस जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसको कि चूंकि फर्स्ट किस्त 10,000 का मिला है, तो महिलाओं में, जीविका समूह के महिलाओं में जिनके थ्रू ये लोन दिया जाता है, जो भी दिया जाता है असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये लोन नहीं है अभी, उसका रिजोनेंस ऑल अक्रॉस द बोर्ड लगा, सब जगह चर्चा कर रही हैं। वो 400 से 1100 रुपए सोशल सिक्योरिटी पेंशन हुआ। ये मुझे इस इलेक्शन का सबसे बड़ा थीम लगा, वेयर एवर आई वेंट, दैट इज वन। अब आइए सोशल सेक्टर पर। जो सोशल कम्युनिकेशन की बिहार में बात होती है, मैं था बॉर्डर पर था, सिकंदरा और जमुई कंस्टिट्यूएंसी के बॉर्डर पर था। जमुई से जहां पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह नेशनल शूटर हैं, वो दूसरी बार अपने री इलेक्शन के लिए लड़ रही है, एक बार ऑलरेडी विधायक है बीजेपी से। मैं उसका वहां इंतजार कर रहा था कि उसको वहां आना था कि उस इलाके से गुजरेगी। तो मैंने सोचा कि चाय पान वाले से थोड़ा सा एक सेंस के लिए रेंडमली रुक गया। तो उन्होंने एक बात कही, मुझे लगा कि कोई भी एक छोटा मतदाता, छोटा क्यों होगा, एक कोई भी साधारण सा मतदाता, कोई भी, वो किस तरह से एक्सप्लेन करता है इलेक्शन को, डिकोड करता है। उसने बिना अपनी जाति को मुझसे पूछे हुए कहा कि हम लोग देखिए ट्रेडिशनली वोटर नहीं है श्रेयसी के, हम वोटर हैं भैया आरजेडी के। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपका अधिकार है, किसी के वोटर हो सकते हैं आप। हमको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमारे साथ जो 55 हुआ ईबीसी वोटर, वो हम लोगों से नहीं सटता है। ये हम लोगों का यही कारण है कि हम पावर में नहीं आ पा रहे हैं। आप वो जो दर्द है एक ओबीसी यादव वोटर का कि 55 नहीं सट रहा है, ये चीजें मुझे अलग अलग तरीके से मुझे सुनने में आया। अब आइए मैं चलता हूं सम्राट चौधरी के कंस्टिट्यूएंसी, 3-4 बातें बताऊंगा। सम्राट चौधरी के कंस्टिट्यूएंसी में गया तो तारापुर मेरा भी घर है। पूछा कि आपका क्या सेंस है, क्या होने वाला है? कहा देखिए ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग जात पकड़ के बैठा हुआ है, हम भी अपना जात पकड़ के बैठा हुआ है। फिर उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस किया कि ये सम्राट चौधरी हमारी जाति के हैं, हम इनको वोट देंगे, ये हमारे लिए कुछ करें न करें, कल भी पान बेचते थे, आज भी पान बेचेंगे, परसों भी पान बेचेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वोट हम इनको ही देंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, तो जिस खांचे में हम आप सोच रहे हैं, उसी तरह की प्रेडिक्टेबल वोट मिले। अब एक बात करके फिनिश करूंगा मैं। उसके बाद कहा कि जनसुराज फैक्टर क्या है। सम्राट चौधरी पर इतने सारे आरोप लगाए प्रशांत किशोर, तो उनके कैंडिडेट वहां हैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डबल MD हैं,
वो बेचारे इंतजार कर रहे थे 30 को आएगा, 31 को आएगा, 1 को आएगा, कि भाई ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूंसी है, इतने सारे आरोप लगाए हैं, वो आएंगे ही आएंगे। वो नहीं आए वहां। तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं आए, हमको समय मिला है, हम आपके साथ घूमते हैं। तो मैं उनके साथ 9 घंटे रहा, 8-9 घंटे रहा। तो डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट सोशल कम्बिनेशन के यहाँ वो जाते हैं, बात करते हैं एक कहीं। लेकिन उनके साथ एक आदमी जाता है, वो एक उतावला है कि वो पर्ची बांटेगा, तो लेकिन वो पर्ची उनको नहीं बांटने देता है। कहा कि पर्ची वर्ची मत बांटो, उनको बात करने दो। वो बात करने जाते हैं, गांव के 10-15 यूथ, कोई भाषण नहीं, बातचीत करते हैं, जन स्वराज के बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, कभी कोई दिक्कत हो आ जाइए, हम इलाज करते हैं, मैं फिजिशियन हूँ, ये सब बाल्कि चल। और इसी तरह दिन भर बारिश होती रही, जहां कोई नहीं घूमता है, लेकिन बारिश के बावजूद भी घर घर बीच बीच में किसी गांव में रुक जाते थे। तो मैंने देखा कि जनसुराज फैक्टर जिसकी चर्चा काफी शुरुआत से हो रही थी, ग्राउंड पर मैंने रिजोनेंस देखा ही नहीं। जहां मैं घुमा, मैं क्रॉस द बोर्ड स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं, नहीं देखा। सब जानते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, लेकिन बोला ना वोट तो इस बार नहीं होगा, कैंडिडेट है, आया था। तो ये जो मुझे इनिशियल थ्रेड 2, 4, 3, 4, 5 थ्रेड मिले। पंकज जी हमारे साथ। पंकज जी, आपको क्या दिखा ग्राउंड रिपोर्टिंग में? तो सबसे पहले हम पटना में कुछ जगहों पे गए, उसके बाद मोकामा गए, क्योंकि मोकामा के बारे में ये कहा जा रहा था कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के ये कहा जा रहा था कि बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड होगा, जिसमें खासतौर से अगर देखिए तो एक तरफ भूमियार जाति के दोनों ही तरफ थे, सूरजभान की पत्नी वीना और दूसरी तरफ थे अनंत सिंह। तो ये कहा जा रहा था कि अगड़ा पिछड़ा होगा, और उसमें धानुक जो तीसरा सबसे बड़ा कास्ट है मोकामा में, वो और साथ ही यादव एक साथ वोट करेंगे। अगर आप बिहार जाएं तो बिहार में एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इतना कंज्यूम करते हैं ना लोग ये सोशल मीडिया, कि 4 मिनट में बात कहां से कहां चली जाती है। धानकों के गांव में ये बात चली गई थी कि भाई यादव गोलबंद हो गया, तो हम क्या करें। धानकों ने उस दिन बिल्कुल गोलबंद होकर के ये जो कहा रहा था कि जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी हैं, फिर बात में आया कि भाई यहाँ के रहने वाले नहीं है, बांका के नहीं है, अभी मामला मोकामा का हो गया है। उस दिन हमने धानकों को देखा वोट करते हुए अनंत सिंह के फेवर में। और ये कहा जा रहा था कि जिस दिन ये दुलारचंद की बॉडी जिस दिन गई पोस्टमार्टम के लिए ट्रैक्टर पर, उस दिन जो गाली गलौज की गई थी एक समुदाय की तरफ से, उसको लेकर पहले ये था कि टाउन एरिया में सूरजभान, क्योंकि वो भी भूमियार बिरादरी के हैं, तो उनको एक अच्छा वोट मिलेगा। करीब 85,000 के करीब भूमियार वोट माने जाते हैं मोकामा में। ये बताया कि 70% तक वोट जो है वो अनंत सिंह को जा सकता है। उससे पहले एक दिन पहले हम लोग गए थे ललन सिंह के यहाँ पे अपने एक मित्र के साथ, और उन्होंने ये बात कही थी हम लोगों को कि देखिए हम जो वहां गए और मेरे बारे में तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया में क्लिप काट के बताई गई है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस बार वो जितने वोट से 32,000 वोट से जीते थे मैक्सिमम, अनंत सिंह का परिवार जो है इस बार उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। और ये भी उन्होंने बताया कि साल 2020 में अनंत सिंह के साथ न होने की वजह से जो एक खास सेगमेंट में ये बिरादरी भूमियार जो माना जाता है कि एनडीए के साथ रहता है, वो थोड़ा पिदक गया था, और उसकी वजह से उस पूरे बेल्ट में कई सीटों पर नुकसान हुआ था। करीब उन्होंने 8-10 सीटों का नाम गिनाया। उन्होंने कहा इसकी वजह से हमें भूमियारों के बड़े सेगमेंट का वोट इस बार मिल रहा है। तो जेल जाने के बाद से ये पूरा सामाजिक समीकरण बदला है और इसका फायदा हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है जिस तरीके से लखीसराय में विजय सिन्हा के बारे में कहा जा रहा है, हालांकि उनके बारे में कहा जाता है हमेशा गिरते पड़ते हुए जीतते हैं, पिछली बार भी करीब 10,000 वोट के अंतर से जीते थे, उनकी स्थिति को लेकर कहा जा रहा है कि कांटे की लड़ाई में फंसे हैं। थैंक यू पंकज जी। कन्हैया बेलारी जी, अब एक लेग का इलेक्शन, एक फेज की पोलिंग हो चुकी है, दूसरे की तैयारी हो रही है। क्या आपको और आपके रिपोर्टर्स को जमीन पर कौन से मुद्दे प्रभावी लग रहे हैं जिनका फाइनली असर हो रहा है? जमीन पर देखिए 121 जो क्षेत्रों में चुनाव हुआ, उसमें जमीन पर नालंदा हो या शाहाबाद में बक्सर हो, भोजपुर हो, वैशाली हो, नीतीश कुमार के जो समर्थक और फॉलोअर हैं, जो उनको अपना भगवान मानते हैं, उनके बीच ये चर्चा रहा कि आखिर अभी तक जिस पर उन्होंने वोट भी किया है इसी को, कि अभी तक हमारे भगवान को, हमारे नेता को सीएम फेस क्यों नहीं बनाया गया। ये बहुत चर्चा का विषय। इस पर
मैं भूल रहा हूँ ब्लॉक का नाम है, नालंदा में, वहाँ कुर्मियों की एक बहुत बड़ी सभा भी हुई थी, रेहई ब्लॉक या कुछ ब्लॉक ऐसी तरह, कि आखिर क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब ललन बाबू भी क्यों बोलने लगे कि बताने लगे कि सरकारी ये संवैधानिक प्रावधान की बात होने लगी। अब आखिर ऐसा क्यों होने लगा, इसको लेकर के बड़ी चर्चा थी। ये भी एक बरियार मुद्दा था, ये समझिए। मैंने जो देखा, मैंने लोगों से बात किया, कुर्मी समाज अभी आज भी फोन कर रहे थे लोग कि मैं जो कार्यक्रम करता हूं सर बहुत बढ़िया कर रहे थे, एकदम यही बातें हैं। आखिर हम लोग अभी भी है कि ये कुछ का कहना है कि अमित शाह जो है पूरा खेला बिगाड़ दिए, लेकिन तब है कि नीतीश के पक्ष में वोटिंग हुआ है, बीजेपी के पक्ष में उतना बढ़िया वोटिंग नहीं। चिराग पासवान के इस 121 में 13 क्षेत्रों में उनके पक्ष में बढ़िया वोटिंग नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जो 10,000 रुपये नीतीश कुमार ने दिए हैं, जिसको आज भी वो बोले हैं कि इसको उड़ा दिया ना कि सरकार ले लेगी, सरकार ले लेगी, सरकार ले लेगी, कि हम कहीं से इसको वापस नहीं लेने की बात है। ये 10,000 रुपया, तो वो 10,000 जो दिया गया है, मैं भी परसों गया था, गया में मैं कई कंस्टिट्यूएंसी में घूमा, पूरा दिन भर में रहा, और जो लगभग 35-36% जो महागठबंधन का हम वोट मान करके चलते हैं, उसमें MY का 32% है, पान समाज का जो है ताती तत्वा 23 लाख वोटर हैं, सहनी का वोटर है, कांग्रेस का वोटर मान लीजिए, लेफ्ट का वोटर मान लीजिए, 37-38। इनके बीच जो महिलाएं हैं और पैसा लिया है, उन पर ये नहीं है कि हम ले लिए हैं तो नीतीश कुमार ना, मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। और प्रशांत किशोर का मैंने कई क्षेत्रों में देखा कि उनका, कलवाला में भी आप देखिए, कलवाला में मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको जो है दरभंगा में RK मिश्रा खेल बिगाड़ेंगे, सहरसा में किशोर कुमार मुन्ना खेल बिगाड़ेंगे, वहां से IP गुप्ता खड़ा है, समस्तीपुर में डॉक्टर विनोद खेला बिगाड़े, कुमरान में KC सिन्हा खेला बिगाड़े, दीघा में बिट्टू सिंह खेला बिगाड़ेंगे। ये जनसुराज की मैं बात कर रहा हूं। इसमें मुजफ्फरपुर पूर्णिया भी जोड़ लीजिए। हाँ, वो भी आप जोड़ सकते हो, वहां मैं नहीं पर वहां भी बिगाड़ेंगे। और अगर खाता कहीं खुलेगा जनसुराज का, तो मुझे जोकीहाट वहां मैं जोकीहाट नहीं गया हूं, खाता जो खुलेगा सुगौली में जो उनके कैंडिडेट हैं, कोई झा है, क्या नाम है उनका, पूरा जो है महागठबंधन के लोग, चूंकि उनका टिकट नॉमिनेशन ही रद्द हो गया, जो वहां से थे, शशि भूषण सिंह या क्या नाम था, सारे लोग लगे हुए हैं जनसुराज को जिताने में। हाँ, तो ये नहीं, जोकीहाट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं वहां खुद गया था, तो तस्लीमुद्दीन के जो बड़े बेटे हैं सरफराज, जो कई बार विधायक रहे, तो इस बार सरफराज जनसुराज से हैं, और शाहनवाज जो उनके दूसरे भाई हैं वो RJD के टिकट पर मैदान में है। तो वहां पे सरफराज का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखा, हालांकि यहाँ AIMIM की सीट थी पिछली बार, और शाहनवाज पिछली बार AIMIM की सीट पे जीते थे। तो ये इकलौती सीट है जहां पे वो एक मजबूत फाइट में हमें नजर आए। अब इसमें आपने सुगौली जोड़ा है। सुगौली है, जैसे मैं गया था, गया शहर में धीरेन्द्र अग्रवाल इनके उम्मीदवार है, टिकारी में भी इनके एक उम्मीदवार है, मैं नाम उनका, हम लोग अभी सीट वाइज करेंगे बात, लेकिन ये देखा गया है कि जो भी शहरी इलाके हैं जो भाजपा का मजबूत गढ़ माने जाते हैं, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, ये सदर की सीटें हैं जो बीजेपी अमूमन जीत लेती है, वहां पे इन सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जनसुराज की वजह से मुश्किल में पड़ी हुई, क्योंकि जनसुराज के कैंडिडेट्स की अपनी लोकप्रियता है, और ये माना जा रहा है कि उनको जो टिकट मिलेगा उसमें एक बड़ा चंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर्स का, NDA के परंपरागत वोटर्स का होगा। हम राजदीप सरदेसाई जी का रुख कर रहे हैं। राजदीप जी, आप 4-5 दिन ही रहे और पटना के आसपास के ही इलाकों में घूमे हैं आप, जैसे आप बक्सर की तरफ गए, शाहाबाद वाला एरिया जो है, आप इधर
नालंदा की तरफ भी गए, पटना भी रहे। व्हाट इज योर सेंस, क्योंकि आप लंबे अरसे से जा रहे हैं? देखिए, दो तीन बातें। पहले तो मैं साफ कर दूं, जो 2020 में नाराजगी नजर आई, नाराजगी नीतीश को लेके, सरकार को लेके। देखिए, कोविड के बाद नाराजगी कोई व्यक्ति विशेष नहीं थी, सरकार के विरोध में थी कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो नाराजगी इस बार नजर नहीं आई, और यह बहुत बड़ी बात है। जब कोई व्यक्ति 20 साल मुख्यमंत्री रहे, एक गैप छोटा सा था जब मांझी जी रहे, नहीं तो नीतीश जी रहे, नीतीश जी के प्रति एक गुडविल फैक्टर है। अब वो गुडविल आप किस तरह से देखेंगे हिंदी में, केवल भरोसा नहीं, लेकिन एक सहानुभूति, एक ऐसा नजरिया कि ये जो व्यक्ति है उन्होंने मेहनत की, हमारे लिए कुछ किया है, और ये महिलाओं में ज्यादा है, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 20 सालों से नीतीश कुमार ने महिला वोट को एक तरह से कल्टीवेट करने की कोशिश की है। तो पहली बड़ी बात मुझे लगी कि मुझे सरकार विरोधी या नीतीश कुमार खासकर की व्यक्ति विरोधी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। वहीं जो लोकल एमएलए है, फिर वो जेडीयू का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पक्ष का, उसके खिलाफ थी। कई लोग कहते थे हमारे एमएलए आते नहीं हैं, हमारे एमएलए बहुत बड़े बन गए हैं, पैसे बहुत बनाए हैं, करप्शन है, थानेदार से लेकर हर चीज के लिए पैसा मांगना देना पड़ता है। तो एक नाराजगी वहां लोकल एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन सरकार विरोध में नहीं है। ये नंबर 1। नंबर 2 सौरभ, और ये बात मैं संतोष जी के आगे लेकर जाता हूं, ये है 10,000 रुपए का चुनाव। 101% मैं आपको कह लेता हूं, जो मैंने देखा है उससे साफ है कि इस इशू पर कोई दो राय नहीं है। आप 90% लोगों से पूछिए, खास करके महिलाओं से, वो कहते हैं अच्छी बात हुई है। और ये मैंने किसी एक महिला को कहा, ये 10,000 रुपए लेकर के आपने शॉपिंग की क्या? तो गुस्सा हो गई, क्या शॉपिंग क्या किया? मैंने बकरी खरीदी, किसी ने गाय खरीदी, किसी ने सिलाई का के लिए कुछ किया है। महिलाओं में एक गुडविल फैक्टर नीतीश कुमार के लिए है। तो एक तो नाराजगी नहीं है, एक गुडविल फैक्टर है। नंबर 3, जो की डेमोग्राफिक बिहार का है, युवाओं में मैंने देखा, जो अगर आप प्रशांत किशोर के साथ रोड शो पर जाते हैं तो 95% जो आपको मिलेंगे वो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं। मैंने महिला युवा उनके साथ ज्यादा देखी नहीं। इट वॉज अ वेरी मेल यूथ डोमिनेटेड डेमोग्राफिक जो आप देखते हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है वो दोनों को डैमेज कर रहे हैं। वो भाजपा को कुछ इलाकों में डैमेज कर ले, लेकिन तेजस्वी को एक युवा वोट जो मुझे लगता है 2020 में कुछ हद तक मिला था, 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया था, वो इस समय उससे जो इलेक्ट्रिसिटी, जो एक बस था तेजस्वी को लेकर, वो इस बार नजर उस लेवल पर नहीं आया, और प्रशांत किशोर उस वोट को खींचने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो एक नाराजगी नीतीश के खिलाफ नहीं, 2 महिला जो है 10,000 रुपए से बहुत खुश है। केवल 10,000 रुपए नहीं कि 20 साल से नीतीश कुमार ने हमारे लिए कुछ किया। जो यशवंत देशमुख सी वोटर के कहते हैं कि जिस महिला को साइकिल दिया गया था 20 साल पहले, आज उसे एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप में जीविका दीदी बन गई है। और तीसरा, युवा फैक्टर। हाँ, जातीय समीकरण आप कह सकते हैं, जो के त्यो है, यादव मुस्लिम वोट पूरी तरह से तेजस्वी यादव के साथ है। पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी जैसे व्यक्ति ने कुछ एरियाज में काफी वोट्स लिए थे, वो शायद इस बार ना आए। लेकिन वो 31%, 41% कैसे बनेगा आरजेडी और महागठबंधन का, वो मुझे क्लियर नहीं है। ये मैं गणित की तरफ से कह रहा हूं, लेकिन कुल माहौल मुझे लगता है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बिहार में, कि देयर इज नो मेजर मूड फॉर चेंज, कि बदलाव किसी भी हालत में चाहिए, जो रोष होना चाहिए। सरकार कैसी बदलती है सौरभ? जब लोगों में गुस्सा होता है। यहां मुझे नजर आया, नहीं सर, थोड़ा बहुत तो विकास हुआ है। मैंने कहा, एक मरीन ड्राइव से आप पटना में खुश हैं, या एक रास्ता बन गया आराम में तो आप उससे खुश हैं? तो लोग कैसे, सर पहले आपने देखा था कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था से अब कुछ तो मिला है। ये जो फर्क है, इसका मुझे लगता है ऐसा एक माहौल बना है कि वाई डिस्टर्ब स्टेटस को, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। और इस वजह से मुझे लगता है नीतीश कुमार को शायद एडवांटेज हो।
कंपेयर टू 2020 ऑल्सो नीतीश जी के प्रति एक सहानुभूति है। मारिया शकील जो हमारी इंडिया टुडे की पत्रकार है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे सुनाई, जो उन्होंने सुनी कि 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बैगेज थे, 2025 में बीजेपी के लिए नीतीश कुमार लगेज है। नीतीश कुमार को लेकर आपको आगे जाना पड़ता है। लोग मोदी जी का नाम इतना नहीं लेते जितना वो नीतीश जी का लेते हैं। ये जो गुडविल फैक्टर है वो ज्यादातर नीतीश कुमार के लिए है। और आई वाज स्टन्ड, क्योंकि मुझे लगा, मैंने एक व्यक्ति को पूछा, नीतीश जी तो बीमार पड़ते हैं या बीमार है, गुस्सा हो गए, ये क्या मतलब है, ये कैसा सवाल है। उनके साथ क्लास में पढ़ते थे नीतीश जी के गांव में। उन्होंने कहा हम तो जाते हैं मिलने नीतीश जी से, वो हमेशा हमको बड़ी अच्छी तरह से मिलते हैं। तो दिस इज द नीतीश इलेक्शन इन माय व्यू। यहां वहां घूमने के बाद इट कुड बी हिज फाइनल इलेक्शन, बट दिस इज द नीतीश इलेक्शन। एंड मुझे लगता है कि आरजेडी भी ठीक ठाक कर सकती है, लेकिन आरजेडी के सहयोगी दल कांग्रेस में खासकर की वो दम नजर नहीं आया। कहीं भी मैंने कांग्रेस को चर्चा में ही नहीं सुना। शायद मैं ऐसी कंस्टिट्यूंसीज में गया जहां कांग्रेस का प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी मैंने राहुल गांधी या कांग्रेस के बारे में लोगों से पूछा तो वो कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आया मुझे, जो क्योंकि बगैर कांग्रेस के ये नैया पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर दल को एक तरह से अपने वोट्स लाने पड़ेंगे। कांग्रेस का वो बेस वोट कहीं नजर नहीं आया। आपने हमारे साथियों को सुना, चूंकि मैं भी 3 हफ्ते रहा हूं, तो मैं कुछ अपनी बातें भी, आप लोग इजाजत हो तो कह दूं। अरे बिल्कुल कहिए, ललन सिंह की स्टोरी बाद में बताएंगे जी। तो पहली चीज जो ग्राउंड पे नजर आई वो ये है कि 2020 में तेजस्वी यादव कम्युनिकेशन की एक थ्योरी को फॉलो कर रहे थे, जिसमें 3 जिसके बुनियादी नियम होते हैं: क्लियर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड देन रिपीट ऑफ दैट कम्युनिकेशन। हर जगह हर रैली में एक बात कही जा रही थी कि पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देंगे, और युवाओं को जो जैसा राजदीप ने जिक्र किया कि इन जनरल कोविड के बाद के चुनाव में सरकारी तंत्र को लेके, सरकार को लेके नाराजगी बढ़ी हुई थी। ये नाराजगियों के अलग अलग सूचकांक होते हैं, कभी बुरे मॉनसून के चलते बढ़ी होती है, कभी कैटास्ट्रॉफ के चलते बढ़ी होती है, कभी किसी और वजह से। तो नाराजगी तब अपने पीक पर थी और तेजस्वी का बहुत क्लियर कम्युनिकेशन था। इस दफा तेजस्वी ने जब ये कहा कि हर घर को नौकरी देंगे, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि कई लोग जो उनके मुखर समर्थक थे उन्होंने भी कहा कि देखिए हम वोट देंगे, लेकिन हमको भी पता है कि ये जैसे अमित शाह या नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करते हैं वैसे ही जुमलेबाजी कर दी गई। ये आरजेडी के समर्थकों ने भी ऑफ कैमरा बोला। तो एक चीज है जहां पे ये थोड़ा सा। दूसरी बात, ये बात सही है कि इस बार चुनाव का एजेंडा तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने सेट किया। जब तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, या जीविका दीदियों को हम पैसे देंगे, या वजीफे बढ़ाएंगे, या पेंशन बढ़ाएंगे, तो नीतीश कुमार ने उसको चुनाव से पहले लपक लिया। तेजस्वी 200 यूनिट की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार ने 125 यूनिट दी। हमने नेता नगरी के पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि माई बहन योजना के काउंटर में नीतीश कुमार जो डायरेक्ट कैश वाली योजना लेकर आए। तो दूसरी चीज ये दिखी। तीसरी चीज जो चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि कब टेम्पो हाई करना है, कब मोमेंटम बिल्ड करना है, और कब उसको बरकरार रखना है। और उस मामले में महागठबंधन के बीच में जो 1 हफ्ता था चुनाव का ऐलान और फाइनली तेजस्वी प्रसाद यादव को कैंडिडेट डिक्लेयर करना, वहां पे थोड़ी सी हाराकीरी दिखी। सोशल मीडिया पे कोई कितने भी दावे करे, लेकिन एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा, दूसरे फेज में महागठबंधन का चुनाव पहले फेज के मुकाबले मजबूत दिख रहा है ग्राउंड पर। और उसकी वजह है सोन नदी से गंगा नदी के बीच का वो इलाका है जहां पे हर सीट पर मल्लाह वोटों की एक दुरुस्त संख्या होती है। मुकेश सहनी अपने सिंबल पर जहां चुनाव लड़ रहे हैं, वहां ऐसा नहीं कि कोई बहुत अभूतपूर्व चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम के ऐलान की वजह से जो यंग युवा मल्लाह वोटर हैं, उनमें एक किस्म का एक एग्रेशन और उत्साह नजर आ रहा है कि नहीं, इस बार तो धक्का दे ही देना है। और इसकी वजह से जिन सीटों पर आरजेडी की तरफ से ईबीसी कैंडिडेट हैं, वो एक बड़ा विनिंग फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है। और सहरसा और उसके आसपास के इलाकों में आईपी गुप्ता के साथ आने की वजह से जो ताती तत्वा समाज है, उसकी जहां जहां भी मौजूदगी है आसपास की 25-30 सीटों पर, ये 2 चीजें हैं जो 2020 के मुकाबले तेजस्वी यादव के केस में कई सीटों पर प्लस हो रही हैं।
प्रशांत किशोर की जहां तक बात है, दो तरह के लोग मिले जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें दो तरह के, एक जिन्होंने कहा कि नहीं वो बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन अभी उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। कई लोगों को उनकी टोन में एरोगेंस नजर आया, इस पर भी उन्होंने ध्यान दिलाया। कई लोगों ने कहा कि ठीक है देखते हैं, अभी तो मैदान में आए हैं। और दूसरा एक बड़ा वर्ग है जिसमें सबसे बड़ी संख्या सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की है या ऐसे लोगों की है जो माइग्रेशन से बहुत त्रस्त हैं। और इसमें सिर्फ निम्न मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय लोग नहीं हैं, इसमें कृषक समाज के भी कुछ एक लोग मिले, खासतौर पर ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए थे। मैं ये आपको बहुत यकीन के साथ कह रहा हूं कि यदि ये चुनाव छठ के ठीक बाद होते, यानी बड़े पैमाने पर अब जो प्रवासी बिहारी हैं वो वोट डाल पाते, तो सबसे ज्यादा फायदा इसका अगर किसी को होता तो वो जनसुराज पार्टी है। क्योंकि ट्रेनों से उतरने वाले और फिर उन ट्रेनों में ठुस के जाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा इस बात का क्रेज लगा कि कोई उनके मुद्दे पर बार बार लगातार बात कर रहा है, और शायद बाकी पार्टियों को भी इस बात का इल्हाम रहा हो। तो ये दूसरी चीज दिखी। जैसा मैंने पहले कहा, शहरी इलाकों में जनसुराज पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी दिक्कत में नजर आ रही है, पर कुछ एक सीटें ऐसी भी हैं जिसका जहां कास्ट इक्वेशन बैठे, जहां पे आरजेडी को भी थोड़ी बहुत समस्या पेश आ रही है, लेकिन ज्यादा जो डेंट है वो एनडीए के वोटर की तरफ है, एक बात। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो उत्साही युवा समर्थक है, पिछली बार वो चाहे जनरल कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी का, चाहे एससी एसटी का, इसमें से एक बड़ा वर्ग था जो पुराने समीकरण, लालू के राज के क्या परसेप्शन, उन सबको किनारे रख के तेजस्वी के समर्थन में दिख रहा था। तो ये सांख्यिकी वेद हैं जो चुनाव के बाद आपको विस्तार से बता पाएंगे कि जनसुराज को असल में जो वोट मिला उसमें कितना थर्ड फ्रंट वाला या न्यूट्रल वोट या नोटा वाला वोटर था और कितना आरजेडी या एनडीए की तरफ से आया। एनडीए की जहां तक बात है, उनके पास जब ये चंदे के आंकड़े आते हैं तब भी हमने देखा सबसे ज्यादा पैसे उनके पास, सबसे ज्यादा संसाधन उनके पास, नेताओं की सबसे ज्यादा फौज उनके पास। मध्य प्रदेश से लेके कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेके तमाम जगहों के विधायक, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे तैनात किए गए। हम पत्रकार अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि जितने ज्यादा फेज का चुनाव होगा हमको उतनी दिक्कत होगी क्योंकि होटलों में कमरे ही नहीं मिलते हैं। फलाने विधायक जी, ढिकाने सांसद जी, कांग्रेस के भी हमको जैसे हरियाणा के और कई जगहों के विधायक या पूर्व विधायक ऐसी जगहों पर नजर आए। तो इनकी चूंकि फायर पावर ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, तो लास्ट माइल तक ये इलेक्शन लड़ते नजर आ रहे हैं। ये बात सही है कि हर एक जगह पे, खास तौर पे चूंकि एलजेपी का सिंबल नया है और लोकसभा में स्थिति अलग होती है क्योंकि वो बाइनरी बड़ी क्लियर होती है, या तो इस पार्ट या उस पार्ट। कई जगहों पे एलजेपी का जो हेलीकॉप्टर वाला सिंबल है वो नया है। कई जगहों पे जो लोग टिकट ले आए उन्हें बीजेपी और जेडीयू के काडर का उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसे पूर्णिया की एक कस्बा सीट है, यहाँ पे जब हम लोगों ने घूमना शुरू किया हमें पहले लगा पिछली बार यहाँ से आफाक आलम चुनाव जीते थे कांग्रेस के, उनका ऑडियो बड़ा वायरल हुआ, उनका टिकट काट दिया गया पप्पू यादव के दबाव में और इरफान को टिकट दे दिया गया। आफाक आलम ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। बीजेपी की तरफ से प्रदीप दास लड़े थे, बीजेपी जेडीयू की तरफ से, उनका भी टिकट काट दिया गया और वहां पे एलजेपी के टिकट पर नितेश हैं कारोबारी, उनको टिकट दे दिया गया। तो यहाँ पे कई लोगों ने कहा कि साहब हमारी सीट अलग है। हमने कहा आपकी सीट क्यों अलग है भाई, 243 में एक ही तो है। बोले हमारे यहाँ निर्दलीय और निर्दलीय की लड़ाई है, मतलब आफाक आलम मतलब जो दोनों तरफ के बागी हैं उनकी लड़ाई है, हालांकि अभी पोलिंग में वक्त है। तो इस तरीके के कई नज़ारे देखे। और एक बात और, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सुपौल वाला जो इलाका, पूर्णिया तक का इलाका, जिसमें पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बहुत झूम के आती नजर आ रही थी, जहां पे वो नहीं भी जीते थे वहां पे वो बड़े प्रभावी नजर आ रहे थे, जबकि उनके साथ और बहुत ज्यादा वोट बैंक नहीं जुटता है। वो पारा इस बार नीचे गया है। और एक बात, मुस्लिम समुदाय में तेजस्वी यादव से ज्यादा लोकप्रियता राहुल गांधी की है। हमें कई लोग ऐसे मिले जिनसे ऐसे ही पूछा गया ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कि अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे, तो उनमें से ज्यादातर का जवाब था राहुल गांधी। उनका यह कहना है कि अगर कोई नरेंद्र मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से लगातार जूझ रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा, तो ये बात उन्होंने कांग्रेस के लिए कही। पर आखिरी में बिहार की जनता है जो ये तय करेगी। सीटें जो हैं जिन पर जोरदार मुकाबले की बात है उस पर हम जरा बात कर लेते हैं। विजय सिन्हा का जिक्र हुआ जो लखीसराय में एक मुश्किल मुकाबले में फंसे हैं। मोकामा में अनंत सिंह की सीट का जिक्र हुआ। आप लोगों को और कौन कौन सी ऐसी सीटें लग रही जहां पे कद्दावर नेता फंसे हुए हैं? जैसे एक सीट गौरव बौराम की है, दरभंगा की सीट है, यहाँ से मुकेश सैनी के अपने भाई चुनाव लड़ रहे थे, उनको लगा कि चुनाव में छीछल इधर होने वाली है।
अफजल वहां से आरजेडी के बागी थे और उनका सिंबल भी लालटेन था, क्योंकि उनको तब तक सिंबल मिल चुका था, उन्होंने वापस नहीं लिया। तो आखिरी में मुकेश सैनी को पोलिंग से 36 घंटे पहले अपने ही भाई को बिठाना पड़ा। तो कई जगह गठबंधन भी दिख रही हैं। आप लोगों को कहां दिखा ऐसा? कन्हैया जी आप बताइए, सबसे पहले कौन सी सीटें बड़े नेताओं की जिन पे बड़ी नजर रहती है, हॉट सीट जिसको बोलते हैं, जहां पे आपको लग रहा है कि उलटफेर हो सकता है या बड़े नेता मुश्किल में फंसे हैं? कन्हैया जी। मुझे तो मोकामा ही लग रहा है। मोकामा ही लग रहा है मुझे, हो सकता है क्योंकि वहां बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ है जी। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि बैकवर्ड्स जो हैं पूरा वीणा देवी को वोट दिए हैं, अग्रेसिव तरीके से दिए हैं। तो मोकामा भी एक है। और राजदीप सरदेसाई जी कांग्रेस वाली बात बता रहे थे, थोड़ा सा उसमें मैं अपना व्यू देना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है अभी फर्स्ट फेज में 16 सीट पे लड़ रही है और 16 सीट में एक दर्जन सीट पर अच्छी लड़ाई में, जैसे लखीसराय में मंत्री जी फंसे हुए हैं, किससे वो लड़ रहे हैं? कांग्रेस से लड़ रहे हैं। विक्रम जो है, विक्रम यही बगल का सीट है। कुमरार जो है, पटना साहिब है, मुजफ्फरपुर में है जो सिटिंग है उसका, राजा पाकड़ है सिटिंग है, रोसड़ा जो है, बेगूसराय जो है, ये सब बता रहा हूं कि बड़ी अच्छी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। जब बरबीघा है वहां भी अच्छी लड़ाई लड़ रही है। बाकी बक्सर में भी अच्छी लड़ाई लड़ रही है। हालांकि वहां मैंने ये देखा है मिश्रा जी का जो एक्स IPS अफसर है, ये इतने पर जाले में है। ऋषि मिश्रा जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के परिवार के हैं, वहां पे वो अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। और वैसे बड़ा कोई फिगर जो फंसा हुआ है लड़ाई में अभी अचानक याद नहीं आ रहा है कि कौन बड़ा है। सब तो बड़े हैं, MLA हैं तो छोटा थोड़े हैं। MLA छोटा आदमी होता है, सब बड़े होते हैं। अब हम मौसमी सिंह के पास चलेंगे। मौसमी जी आपको क्या नजर आया ग्राउंड पे? मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे कि मैथिली ठाकुर का भी चुनाव मुश्किल में लग रहा है और कुछ सीटें हैं जो कांग्रेस को लगता है कि इस पहले चरण में कल लगभग 24-25 सीटों पे कांग्रेस लड़ी। तो कांग्रेस के एक बड़े नेता से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि लगभग 11-12 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम लोग लीड में हैं या कॉन्टेस्ट में हैं, और जिसमें बख्तियारपुर, मसौड़ी, लखीसराय, उसके अलावा विक्रम, जहाँ पे भूमियार वर्सेस भूमियार हो गया है, वहां पे भूमियार जो है वो कांग्रेस के साथ जाते हुए दिख रहा है। अतुल कुमार है, उनको अनिल कुमार, उनको वोट मिलते हुए दिख रहा है। पलियानी है, दानापुर में बता रहे हैं कि फाइट है। तो मतलब अगर सीटों की ये बात करें सौरभ, मतलब पिछले 1.5-2 महीने से मैं बिहार में हूँ और मुद्दों से लेके सीटों पर और जो जातिगत समीकरण है उसमें मुझे एक चीज समझ में आई। EBC वोटों पर मैंने मतलब वोटर्स पे मैंने काम किया और युवा EBC वोटर्स पे, तो मैंने देखा कि जो दोनों मेल और फीमेल जो विमेन वोटर्स भी हैं EBC समुदाय से आती हैं। हालांकि कहा जाता है कि कोहेसिव फोर्स नहीं है, पासवान जहां जाता है तो मांझी वहां जाएगा या नहीं जाएगा, कास्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, लीडर्स को लाना पड़ता है। पर युवा EBC वोटर जो है वो बहुत एस्पिरेशनल है, वो सरकार की कमियां गिना रहा है। तमाम ऐसे ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से नदवा है, वहां पे हम बहुत सारे महिला वोटर्स से बात किया, स्टूडेंट से, और वो लोग बता रहे हैं कि किस तरह से एडमिशन में उनको पैसा देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन में उनको पैसा देना पड़ता है। वो ये मांग कर रहे थे कि सरकारी स्कूल में जो है हमें मुफ्त में पढ़ाई करनी देनी चाहिए, यूनिफॉर्म देनी चाहिए। तो हमने बोला कि मिलता नहीं है आपको? तो कहते नहीं, हमें नहीं मिलता है। एक ने डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती है, उसका शायद क्लियर भी कर लिया था एग्जाम, पर मेडिकल की फीस बहुत हाई है। मैंने कहा CM की स्कॉलरशिप योजनाएं हैं तमाम, तो वो योजनाएं मुझे कहीं दिखी कि वो योजनाएं वहां पे उनके पास पहुंची नहीं है। उनकी मांग ही यही थी कि एजुकेशन को मुफ्त किया जाए और पढ़ाई जो है वो आगे की जो हायर एजुकेशन है उसको आसान किया जाए, मदद की जाए, क्योंकि जो कमीशन खोरी है उससे वो परेशान थी। और वो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सामाजिक रूप से वंचित और बहुत पिछड़े वर्ग से आते हैं। उनके गांव में वो फर्स्ट ग्रेजुएट्स थी जो निकल के आई थी, और कई जगह तो उनके पिता जो डेली वेजर है, पटना में सीमेंट की बोरियां उठाते हैं, वो अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, या उनका भाई जो खुद मजदूर है
वो चाहता है कि मेरी बहन जो है आगे जाए। तो पर वो ये कह रहे थे कि सरकार से हम ये मांग करते हैं, तो उनको पॉलिटिकली वो अवेयर थे कि एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। और मुझे लगता है कि कहीं एक बड़ा तबका जो ईबीसी का है वो अभी जो मौजूदा सिस्टम है उसी से उम्मीद रख रहा है, वो दूसरी तरफ नहीं देख रहा है। अब उसमें चाहे वो मल्ला वोटर्स हो या पान समुदाय हो, वो अलग जाए, पर उस तरीके की चीज मुझे बदलाव वाली दिखी नहीं। दूसरी चीज ये है जो जेडीयू और एलजेपी का फ्रिक्शन है, उसका एक किस्सा मैं सुनाती हूँ कि एक रैली मैंने कवर की विक्रम में ही, और मैं एक जीप में बैठ गई जहां पे सब युवा भरे हुए थे और सबने बोला कि किसी ने अपना नाम अनिल पासवान बताया, सब सुरेश पासवान बताया, तो पूरे पासवान समुदाय से यूथ वोटर्स आए थे। तो हमने कहा तेल का पैसा मिलता है आपको? तो बोलते बस तेल का पैसा मिलता है गाड़ी का लाने का। और वो जब तक मैं उसकी गाड़ी में बैठी रही, वो सारे युवा बोलते ही रहे। मैंने नाम तो बाद में पूछा, वो बोलते ही रहे कि मैडम रोजगार नहीं है, हम लोग के पास खाने को नहीं है, 4 किलो अनाज काफी नहीं है, कुछ तो हमारी मदद होनी चाहिए, हम लोग कहाँ पे जाएंगे। और एंड में फिर जब मैंने पूछा तो बोलते पासवान समुदाय से आते हैं, और चिराग पासवान उस रैली में आए थे सपोर्ट करने के लिए सिद्धार्थ सौरभ को, जो कि भूमियार नेता है, अनिल कुमार के खिलाफ खड़े हैं। तो वो बोले कि हम लोग क्योंकि हमारे नेता यहाँ पे आए हैं इसलिए मजबूरी में हमको सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है, इस सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है। तो युवा कौन जात है, ये जो लगातार ये बात चलती है, कोई बोलेगा आप जाइए तो बोलेगा महिला कौन जात है, युवा कौन जात है। आप पूछ लीजिए महिला कहाँ जाएगी, एक मुश्त या। तो युवा भी टूट रहा है, जाति के नाम पे टूट रहा है, मजबूरी में टूट रहा है। तो वोट प्रतिशत युवाओं का कम होगा, या तो फ्लोटिंग वोटर हो जाएगा पासवान समुदाय में अगर वो उसके अंदर एक मायूसी है या उम्मीद ज्यादा है। जो अडल्ट वोटर है शायद वो इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है। तो वो एक चीज मुझे देखने को मिली। और एक और बात मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं मुकेश सहनी से भी बात कर रही थी, तो उनका ये कहना था, क्योंकि जिक्र हुआ था उनके भाई ने अपना उम्मीदवारी वापस ली, तो ये जिक्र चल रहा था कि क्या नाराजगी है। मैं जानना चाह रही थी कि क्या मल्ला समुदाय में एक तरीके से ये लग रहा है कि निराशा है कि इस तरीके से उनके भाई की उम्मीदवारी वापस ले ली। तो वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, मल्ला समुदाय पूरा एकजुट है और मुझे नहीं लगता। पर वो भी चिंतित थे और महागठबंधन भी चिंतित है महिला वोटर को लेकर कि क्या महिला वोटर जात में बट रही है। ये एक सवाल है कि छपरा में मुझे बहुत कम लाइनें दिखी महिला वोटर की, पुरुष वोटर की लाइनें ज्यादा थी। क्या इसलिए है कि सारण इलाके में महागठबंधन ज्यादा अच्छा करने वाला है और जो पुरुष वोटर है वो ज्यादा बढ़ चढ़ के सारण वाले इलाके में निकला है। और पुरुष वोटर ज्यादातर, अगर 2020 की भी आंकड़े देखें तो पुरुष वोटर जहां ज्यादा वोट करता है वहां महागठबंधन ज्यादा अच्छा करता है। तो वो एक फैक्टर है कि महिला वोटर क्या जात में बट रही है और क्या उनको वो लाइनें वो लगा के आ रहे हैं या वो सिर्फ पॉकेट्स में है जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है एनडीए के। और एक लास्ट पॉइंट में मुझे लगता है कि जो कहना बहुत जरूरी है कि नीतीश की क्रेडिबिलिटी की जिक्र हुई। मुझे लगता है इस चुनाव में जेडीयू बीजेपी से ज्यादा अच्छा करने वाली है। कहीं ना कहीं महागठबंधन 15 भूमियार तेजस्वी ने दिए हैं, वहां पे कई जो अपर कास्ट जहां पे टिकट दिया गया है महागठबंधन द्वारा, वहां पे अपर कास्ट जा रहा है महागठबंधन के साथ या बीजेपी से डायरेक्ट फाइट है। वहां पे ईबीसी पूरी तरीके से बीजेपी के साथ नजर मुझे नहीं आ रहा। इसलिए जितना बीजेपी ने पूरा कोशिश किया था, लगेज की बात नहीं है, नीतीश इनके लिए अब मजबूरी नहीं जरूरी हो गए। पहले था नीतीश जरूरी नहीं है मजबूरी है, अब नीतीश मजबूरी नहीं है जरूरी है। नीतीश कुमार इज वन फैक्टर दैट इज स्टिल प्रिवेलिंग इन द एंटायर बिहार। तो मैं आपसे पूरी तरह से मैं बताऊं नीतीश नहीं चाहिए, नीतीश का फेस चाहिए बीजेपी को। मैं जो समझ रहा हूं नीतीश नहीं चाहिए, नीतीश का फेस चाहिए। और एक चीज बता दूं कि आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को किसने कैसे पता चला कि हमारे 2-3 सीट को लोजपा को दे दिया गया, जिसमें एक रत्नेश सदा मंत्री थे
सोनबरसा के रोते हुए जो नीतीश के यहाँ गए थे, मनीष वर्मा ले गए थे, उनको उन्होंने सिंबल दिया था। इस बार की लड़ाई में सोनबरसा से वो भी बहुत जबरदस्त रूप से फंसे हुए हैं। और मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो आपको लड़ाई लड़ रहे हैं सिवान से, वो भी कड़ा संघर्ष, माने बहुत ही टफ फाइट है उनके लिए भी। शुक्रिया पंकज जी। क्लोजिंग रिमार्क, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ। बस एक ही बात कहनी थी मुझे, इस महिला वोटर का बहुत जिक्र हो रहा है, लेकिन अगर आप आंकड़े उठाकर देखिएगा सौरभ जी, तो वो साल 2010 था जब पहली बार बिहार में महिला वोटरों ने पुरुषों के मुकाबले अधिक वोट किया, और तभी से ये मामला चल रहा है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि संख्या के हिसाब से अभी जो SIR का हुआ उसमें महिला वोटर ज्यादा कटे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी 12,000 पुरुषों ने ज्यादा वोट किया है। पर एक चीज आखिर जाते जाते मैं कहूंगा, और वो ये है कि अगर आपसे अब से 6 महीने पहले याद करिए, कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से वो लोग नीतीश कुमार पर पर्सनल अटैक कर रहे थे कि नीतीश जी नहीं चल पाते हैं, वो काम करने लायक नहीं है, उनका बिल्कुल आखिरी समय है। लेकिन इस व्यक्ति ने, मैं जिनका नाम नीतीश कुमार है और जिनके बारे में ललन सिंह कभी कहते थे कि इनकी आंत में दांत है, उस आदमी की क्रेडिबिलिटी की बात जो मौसमी कह रही थी, मतलब आप फील्ड में उनके आलोचक भी जाइए सौरभ जी, तो नीतीश जी बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। उस नीतीश कुमार ने बिना हाइप एंड हुपला के बहुत शांति से, जब सीटों के बंटवारे की बात आई, जब उनकी सिटिंग सीट ली जा रही थी, चाहे वो तारापुर की थी, चाहे वो सोनबरसा की थी, उस आदमी ने सीधे सीधे सिंबल दे दिया जहां जहां पर उनको देने की जरूरत हुई वहां पर। कहलगांव उन्होंने ले लिया, उन्होंने कहीं भी अपने को कमजोर नहीं दिखाया। जब मौसम खराब हो चला था, जब तेजस्वी यादव अपने घर पे थे, वो आदमी कुशेश्वर स्थान चला जा रहा है, चुनाव प्रचार कर रहा है, उनका एक भी विवादित बयान नहीं दिखेगा। उनके मतलब पूरा सिस्टम जो है उनका ये प्लेस था। आरजेडी कांग्रेस कहने लगे नीतीश कुमार को बीजेपी वाले सीएम फेस नहीं घोषित कर रहे, पूरी स्ट्रेटजी उनको चेंज करनी पड़ी। तो नीतीश कुमार ने इस चुनाव को बिना किसी हाइप एंड हुपले के, बिना तमाशे के, बहुत शानदार तरीके से, मर्यादित तरीके से लड़ा है। तो मैं तो कहता हूं कि ये चुनाव नीतीश कुमार का ही है। एक बात बता दूं, सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं पंकज भाई, तो एक अंदर की बात मैं बता दूं सौरभ भाई, अंदर की बात एक बता दूं कि जब पहला लिस्ट जो जारी हुआ जनता दल का 57 का था, पंकज जी को याद होगा, सबको याद होगा कि 57 का था। हमको लगता है कि 15 तारीख की बात है, 15 अक्टूबर की। उस लिस्ट को, 57 के लिस्ट को लेकर के नीतीश कुमार के यहाँ 2 आदमी गए। ये बात भी जनता से मुझे पता चला, इसको फिर मैंने कंफर्म किया, बिल्कुल सही बात। देखिए क्या क्या जनता के बीच में, जनता मतलब नीतीश कुमार के वोटर जो एकदम उनको भगवान मानते हैं, मैं उनकी बात करता हूं। तो नीतीश कुमार ने उस लिस्ट को देखा, 57 की लिस्ट को, और लिस्ट जो 2 लोग गए थे, हम नाम नहीं बताएंगे, आप समझते रहिए, व्यूअर समझ जाएगा। हाँ, ये लिस्ट है। तो ये तो लगता है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट है क्या? एक भी अकलियत का नाम नहीं है क्या है भाई? 57 में एक भी अकलियत नहीं, मतलब कि मेरे इमेज को पूरा बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। पूरा आग बबूला हो गए। एक जो थे ले गए थे, वो जमीन भारत माने क्या कहते हैं, जमीन देखने लगे नीचे, दूसरे वाले इधर उधर ताकने लगे। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। वो हमारे वोटर नहीं है, हम सबके लिए काम किया है हमने, जात पात धर्म से ऊपर उठ करके। और 57 में एक भी अकलियत नहीं। ठीक है, जो करना है कीजिए। ये अंदर का बात सोचा कि समझ गए। थैंक यू सर। हाँ संतोष जी। हाँ बस मैं सौरभ, मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था। एक पंकज जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि हम लोग सब कर रहे हैं। मुझे प्रेम कुमार मनी की एक बात याद आ गई। प्रेम कुमार मनी के साथ नीतीश कुमार ने एक बात शेयर किया था, ये करीब 2010 से 15 के बीच की बात होगी। उन्होंने एक बार कहा था कि मनी जी कुछ भी हो जाए, मुझे फील्ड में लोग गाली देने वाले नहीं मिलेंगे, मेरी शिकायत करेंगे मैं जो काम नहीं कर पाया, लेकिन गाली देने। ये चुनाव में उस चीज को होता हुआ देख रहा हूं, और भले ही उनका लास्ट इलेक्टोरल बैटल है, बट पीपुल आर नॉट लेटिंग हिम रिटायर। वो ये कह रहे हैं कि वो पिछले चुनाव में इन मच बेटर हेल्थ ही वाज ट्रीटेड एज यू सेड बैगेज और लाइबिलिटी। दिस चुनाव में इन मच वर्स हेल्थ ही इज कंसिडर्ड एन एसेट। भले ही उनको डिक्लेयर नहीं किया, ये पूरा चुनाव नीतीश जी के कंधे पर लड़ा जा रहा है। भले ही वो व्यक्ति से प्रॉन हो गए हों, दिस
इलेक्शन इज फॉर नीतीश कुमार द क्राउन। राजदीप जी, दो छोटी बातें। हाँ। एक तो मुझे अब पता चला है कि आपके सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया की दुनिया में जितना आप संक्षिप्त में बात करो उतना वो वायरल होता है। मैं गया मोकामा, वहां एक ऐसे समय पहुंचा जब लल्लन सिंह का कॉन्वॉय आ रहा था वहां, तो हमने रुकवा दिया उस कॉन्वॉय को। वो उन्होंने खिड़की नीचे की और मैंने तुरंत पहले क्वेश्चन उनसे पूछ लिया तुरंत अनंत सिंह के बारे में, क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ आपने टिकट दी है, वहां आप प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं और प्रधानमंत्री जंगल राज के खिलाफ बात करते हैं और अनंत सिंह जिसके खिलाफ कई क्रिमिनल केस है आप उनको टिकट देते हैं। एक बार पूछा, दो बार, दूसरी बार गुस्सा हो गए, आप अपना नैरेटिव चला रहे हैं। और उन्होंने एक खिड़की वहां बंद करके चली गई। अब वो बिहार में वायरल हुआ है। इसका मतलब है क्योंकि वायरल क्यों हुआ, एक व्यक्ति मुझे मिला, सर बहुत दिन के बाद किसी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है नेता को। मैं संतोष सिंह जी है यहाँ बैठे हैं, मैं उनके हर राज्य में आज पत्रकारों की आलोचना इसलिए होती है कि पत्रकार लोग समझते हैं कि अब नेताओं से सवाल ही नहीं पूछते। मैंने छोटा सा बेसिक सवाल पूछा, 90 सेकंड का ये जो इंटरेक्शन आप देख रहे हैं चला, वायरल देखिए कितना हुआ। कई लोग आए, मुझे किसी ने तो हाथ मिलाकर अभी एयरपोर्ट पे बात किया, अरे सर आपने लल्लन सिंह को सही सवाल पूछा। ये अलग सा मैं विषय इसलिए रख रहा हूं कि हमारे पत्रकार बंधुओं जो बिहार में है, बिहार के बाहर है, उनको सवाल पूछने की जो कला है हम भूल गए हैं। मैं भी भूल गया हूं, शायद हम सब भूल गए हैं जी। बेसिक सवाल आप तो बैठकर आराम से लंबा करते, हमें उतना समय नहीं मिलता, हमें तुरंत वो करना पड़ा लल्लन सिंह के साथ, पर ये अलग की बात है। आपने जिक्र किया तो मैं दर्शकों को बता दूं, हमने दोनों ही दलों के, बल्कि तीनों, जो तीसरा मोर्चा भी बनाए हैं प्रशांत, तीनों ही दलों के सभी नेताओं से संपर्क किया, सबसे लंबी बातचीत हुई। 2 लोग हैं जिन्होंने हमें बातचीत का समय नहीं दिया। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तमाम प्रयासों के बाद भी समय दिया गया, टाल दिया गया और उन्होंने लल्लन टॉप के सवाल लेने से इनकार कर दिया। और दूसरे नेता है महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव। हमने, हमारे रिपोर्टर हैं पंकज जी, लगातार प्रयास किया। इन 2 नेताओं ने लल्लन टॉप के सवाल नहीं लिए, बाकी सभी नेताओं ने विस्तार से बात की और उनसे सब सवाल पूछे गए। आप लल्लन टॉप पर जाएंगे, आपको जमघट की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें जेडीयू के संजय झा, कांग्रेस के कृष्णा अलवारू, लेफ्ट पार्टियों में से सबसे बड़ी पार्टी माले के दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी के मुकेश सहनी, जेडीयू के संजय झा का मैंने जिक्र किया। इन सब के आपको, और प्रशांत किशोर, जनस्वराज के, और कन्हैया कुमार भी, इन सब के आपको विस्तृत इंटरव्यू देखेंगे जिनको देख के आप अपनी राय बना सकते हैं। क्योंकि कई दर्शकों ने पूछा, तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव की टीम से लगातार बात की गई, समय मांगा गया, उन दोनों ने समय नहीं दिया। अब इंटरेस्टिंग बात है, इन्हीं 2 नेताओं ने पहले मुझे समय दे दिया। अब इसमें भी कहानी हो सकती है। इसमें कहानी ये है कि आप बड़े पत्रकार हैं सर, आप बड़े संपादक हैं। मुझे भी दिया सर, सम्राट ने मुझे भी दिया और सबसे पहले टफ क्वेश्चन पूछा तारा, हमने एक सेपरेट स्टोरी की, व्हाट इज तारापुर की, मुझे सब कुछ बताया। उस दिन मैंने पूछा कि उस दिन कहाँ थे आप, पहला ही प्रश्न था। मैंने जाते ही कहा, आप कह सकते हैं कि मैं भी तारापुर का हूँ, तारापुर कंफर्ट था। मैंने कहा जब तक आप इन सवालों के जवाब नहीं देते जाएंगे, आपको भूत की तरह, विक्रम बेताल की तरह चेक करता रहेगा। देन ही सेड कि ठीक है भाई जी पूछो अपनी भाषा में। देन आई आस्क्ड ऑल द टफ क्वेश्चन, ही टुक ऑल द क्वेश्चन। और लल्लन सिंह की बात सर बोल रहे थे, मेरी पुरानी एक आइडिया एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम भी मेरा उनका हो गया था, तब से हमारी बातचीत नहीं होती है। इसी तरह टफ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एक महागठबंधन से एक टफ क्वेश्चन पूछ दिया था, कहा हाँ आपकी कार्यस्थानी मुझे पता है। चलिए, हमारी पत्रकारिता आपको अगर कार्यस्थानी लगती है तो आपको मुबारक हो जी। आपको मीठे मीठे सवाल जो पूछते होंगे पूछे। हाँ राजदीप जी, दूसरा बात, तो सम्राट चौधरी की बात आ गई, तो इलेक्शन ऑन माई प्लेट प्रोग्राम था, तो वहां उन्होंने ढोकला रखा था। तो मैंने कहा ये ढोकला मेरे लिए है या किसी को मैसेज देने जा रहा है कि मैं सुबह सुबह ढोकला खाता हूँ। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कई नेता में के घरों में अगर आप जाओ, ब्रेकफास्ट में ढोकला रखा जाता है, उसका कोई अलग अर्थ हो सकता है। लेकिन सम्राट चौधरी से बात हुई, मेरा ये इतना कहना है, जो आपने कहा है संक्षिप्त में फाइनल रिमार्क्स। मैं पहली बार बिहार गया 1995 में चुनाव कवर करने। उस चुनाव में जो मैंने एक तरह से जातीय समीकरण बदलते हुए एक सोशल रेवोल्यूशन कम पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, संतोष जी ने इसके बारे में अपनी किताब में बड़ी अच्छी तरह से लिखा है, ये दोनों साथ साथ हुए एक तरह से।
और उसका एक बहुत ही अलग इंपैक्ट हुआ। दैट वाज कि हमें हक की लड़ाई करनी है, स्वर की लड़ाई जो भी कहिए, एक हमें एक पहचान की लड़ाई थी वो। 30 साल बाद मैं देख रहा हूं कि बिहार में वो लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है पूरी तरह से। लेकिन जो एस्पिरेशनल इंडिया की बात हम देश भर में करते हैं, उस लेवल तक बिहार में नहीं पहुंची है। जो माइग्रेंट्स है, जो प्रशांत किशोर जिसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनमें वो एस्पिरेशन पहुंचा है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिसमें अभी भी मुझे लगता है वो इस बात से खुश है कि कम से कम नीतीश कुमार ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है। यू सी, इट इज नॉट एज इफ नीतीश कुमार हैज चेंज द फेस ऑफ बिहार, इट इज नीतीश कुमार हैज नॉट डैमेज्ड बिहार, या हमारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं की है जैसे हमको नुकसान पहुंचा। देन दे कंपेयर नीतीश कुमार विद लालू प्रसाद। पर एक बात और, ये जो कंपैरिजन बात सही है, लेकिन एक नाराजगी नहीं है, लेकिन फटीग है सर। खास तौर पे नौजवानों में है कि साहब अब आगे भी देखें। बिल्कुल, एंड इसलिए बिहार का, इसलिए 95 के बाद अगला मुझे लगता है बिग चुनाव बिहार में होगा, व्हेन नीतीश जी एंड लालू जी बोथ विल नॉट बी देयर। तब क्या होगा? तब जो लीडरशिप वैक्यूम होगा, हाउ विल दैट बी फिल्ड अप इन बिहार? बहुत सारे नेता इस बार भी मिले जो बोले कि ये तो अभी रियाज है 2030 की दारू को लेकर के, दारू को लेकर के है, दारू को लेकर के कि दारू बंदी झूठा है। हाँ, वो तो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्लॉप आइडिया बिहार में, बिल्कुल तमाशा है। चलिए, फ्लॉप आइडिया सब ठीक है, लेकिन कुछ अच्छी बात भी बोलनी चाहिए एंड में। सौरभ जी, आप बहुत, यू आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। आपने भी देखा होगा बिहार म्यूजियम जी, बहुत देश भर में जाइए, मैंने इतना सुंदर म्यूजियम नहीं देखा है। जिस तरह से मेहनत से वो बनाया गया है और जिस तरह से बिहार की वो प्राचीन परंपरा, इतिहास को लोगों के सामने, और मुझे अच्छी बात क्या लगी कि बच्चे कितने वहां आए थे। हाँ, भीड़ रहती है, चहल पहल। मुझे लगता है व्हाट बिहार थिंक्स टुडे, इंडिया मस्ट थिंक टुमारो व्हेन इट कम्स टू म्यूजियम। और ये इसी, दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट नीतीश कुमार हैज डन, जिससे मुझे लगता है, लोगों को लगता है यार नीतीश जी तो है ना कर्मठ है, उन्होंने कुछ किया है। मोदी जी का भी, ये कई लोगों, आप नरेंद्र मोदी के समर्थकों से मिलेंगे, वो मानेंगे कि करप्शन कोई कम नहीं हुआ है। इट इज नॉट एज इफ उन्होंने, इंडिया हैज बिकम विकसित, लेकिन मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, ये कई लोग बन। उसी तरह से मुझे लगता है नीतीश कुमार की एक छवि बन गई है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ बुरा नहीं किया। हाँ, रोजगार नहीं मिला, इंडस्ट्री नहीं है, वो सब, लेकिन कम से कम इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, कम से कम रास्ते ठीक हो गए। सो दैट कम से कम आई थिंक रिप्रेजेंट्स व्हाट बिहार हैज बिकम, अ वेरी मार्जिनल। लेकिन अब जो देखिए, जो नया बिहार बन रहा है ना, खासतौर पे युवा बिहार, वो अब कम से कम पे राजी नहीं है। वोट भले ही किसको दे, लेकिन वो राजी नहीं है कम से कम पे, अब उसको बहुत चाहिए। और 5-10 साल शायद लग सकते हैं फॉर अ न्यू लीडरशिप, फॉर प्रिसाइसली दैट। अगर प्रशांत किशोर 10 साल तक बने रहे या कोई और नेता बना रहे, लंबा वक्त होता है। ऑन दैट नोट हम ये बातचीत समाप्त कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले सत्र की तरफ। बिहार से अब चलेंगे न्यूयॉर्क और बात करेंगे नए मेयर की। 10,36,051 वोट क्या कर सकते हैं? ये वोट पूरी दुनिया में एक नई बहस शुरू कर सकते हैं, तब जब वोटर्स न्यूयॉर्क के बाशिंदे हों। न्यूयॉर्क शहर में मेयर का चुनाव इससे पहले किसने जीता था, शहर के बाहर, देश के बाहर बहुत कम लोगों को पता होगा। हमें और आपको तो शायद ही पता हो। लेकिन इस दफा जब से जोहरान ममदानी ने, एक 30-32 साल के नौजवान ने ये इरादा कायम किया कि वो ये चुनाव लड़ेंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए पहले नॉमिनेशन हासिल करेंगे फिर लड़ेंगे, तब से ही सुर्खियां बनने लगी। उनके बयान, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हो जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में, उनकी गरीब परस्त नीतियां, खास तौर पर उन गरीबों के बारे में जो महंगे किराए से और तमाम दूसरी दुश्वारियों से हलकान है, ये सब लगातार चर्चा में रहे। डिजिटल पर उनकी एग्रेसिव और क्रिएटिव मार्केटिंग कैंपेनिंग की, वो भी चर्चा में रही। लोग पूछने लगे कि एक 32 साल का नौजवान जो प्रवासियों से बने अमेरिका की नई जमात का रिप्रेजेंटेशन करता है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के जो नैरेटिव है उसको एक पुख्ता चुनौती दे सकता है? और इस तरह से ये शायद एक जनमत संग्रह में भी तब्दील हो गया। हालांकि न्यूयॉर्क में हमेशा से ही जो लिबरल लॉबी है उसकी बढ़त रही है। पूरी दुनिया में जोहरान ममदानी को गूगल किया जा रहा है,
न्यूयॉर्क में दिए गए उनके भाषण, विक्ट्री परेड के दौरान विक्ट्री स्पीच के बाद क्या गाने बजे, पार्टी में क्या सर्व किया गया, आदि इत्यादि नए सिरे से बहस हो रही है। अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है। कभी ये इकलौता ताकतवर मुल्क हुआ करता था, लेकिन अब चीन समेत कुछ एक देश हैं जो इससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, खासतौर पर चीन। और न्यूयॉर्क अमेरिकी ताकत की कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, दुनिया के तमाम बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का ये ठिकाना है। ऐसे में न्यूयॉर्क में जब कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होता है तो पूरी दुनिया की उस पर नजर पड़ती है। जोरान ममदानी के जो माता पिता हैं वो एक पीढ़ी या दो पीढ़ी पहले के भारतीय मूल के हैं। उनके पिता युगांडा में हैं, पर गुजरात से उनका लिंक है। परिवार गुजरात से युगांडा में जाकर बसा और वहां से प्रोफेसर ममदानी फिर ईदी अमीन के नरसंहार के बाद जब पलायन करते हैं तब अमेरिका में जाके पढ़ाई करते हैं और फिर दुनिया जहां में प्रोफेसर रहते हैं, फिलवक्त कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनकी माँ मीरा नायर ओडिशा की रहने वाली, भारत में पढ़ाई हुई, फिर बाहर पढ़ाई हुई, कमाल की फिल्म मेकर हैं। सलाम बॉम्बे समेत कई फिल्में उन्होंने बनाई हैं। और इन दोनों के बेटे हैं जोरान ममदानी। उन्होंने जब जीत हासिल की जिसमें उस निर्दलीय कैंडिडेट को भी हराया, क्वियोमो को, जिनको डोनाल्ड ट्रंप समर्थन दे रहे थे, सबसे पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ही संबोधित किया और कहा कि आवाज बढ़ा लीजिए। ये एक किस्म का ऐलान था। फिलिस्तीन को लेकर उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध अपराधी घोषित किया। नरेंद्र मोदी के लिए भी उन्होंने इसी तरह के टर्म्स का इस्तेमाल किया, जिसके बाद एक लॉबी ने सख्त विरोध भी किया। हम और आप जोरान ममदानी की पॉलिटिक्स को, उनकी जीत को कैसे देखें, पढ़ें, समझें? जब इतना हल्ला है, हमें लगा इस पर बात करनी चाहिए नेता नगरी में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान। डॉक्टर खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच सौरभ जी। हमारे साथ हैं इंडिया टुडे के वॉशिंगटन डीसी के करेस्पॉन्डेंट रोहित शर्मा जी। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हमारे साथ हैं कमिंग आउट एज दलित नाम की कमाल की किताब लिखने वाली ऑथर और राइटर याशिका दत्त, न्यूयॉर्क में ही रहती हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। याशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय सौरभ, मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपसे बात करने के लिए आज मैं बहुत एक्साइटेड। और हमारे साथ हैं अमेरिका में रहने वाले ई कॉमर्स प्रोफेशनल जो पॉलिटिक्स में भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं, ऐसे प्रतीक शर्मा जी। प्रतीक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहित, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रहा हूं। क्या है, एक हिंदुस्तानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, कैसे इसको पढ़ा देखा समझा जाए, इस जीत को, इस जीत में जिन प्रोमिसेस को किया गया कि एक एपिटोम ऑफ कैपिटलिज्म और वहां पे एक सोशलिस्ट प्रोमिसेस की गई, और इसका जो क्रिएटिव कैंपेन है, जरा बताइए इसके बारे में। देखिए, जोहरान ममदानी का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मुझे ये पर्सनली लगता है सौरभ, कि उन्होंने एक अनकन्वेंशनल कैंपेन की जो बात है वो शुरू की है। एक 10 नवंबर 2024 का फोटो, जब एक इंटरसेक्शन पे खड़े थे न्यूयॉर्क पे, एक प्लेकार्ड लेके खड़े थे, सिर्फ खुद का नाम था, लोगों से पूछ रहे थे कि अगला जो मेयर है उसमें क्या खूबियां आप देखना चाहेंगे। तो आई थिंक बहुत ऑर्गेनिक कैंपेन रही है उनकी। और उसके बाद जो उनके प्रोमिसेस रहे हैं, उन्होंने उस चीज को टैप किया है जहां पे न्यूयॉर्क में रेंट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और अफोर्डेबिलिटी की जो उन्होंने बात की, आई थिंक वो मैसेज बहुत रेजोनेट किया है लोगों के साथ। स्पेशली अगर आप आज देखें, अमेरिका में ब्रॉडर अगर जनरल देखें तो ग्रेजुएट्स जो है यूएस में, उनके पास जॉब्स नहीं है, लोग घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। सो जो पिछले करीब 15 साल के आसपास में जितने भी लोग ग्रेजुएट हुए यूनिवर्सिटी से, आज भी वो अपने स्टूडेंट लोन रीपे कर रहे हैं, आज भी वो घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आज भी दे हैव टू डू मल्टीपल जॉब्स। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जोरान ममदानी ने उसको टैप किया है, उस सेंटिमेंट को, एंड देन ही रैन अ वेरी ऑर्गेनिक कैंपेन। जिस तरह की बात कर रहे थे, बड़े यंग थे, उनका एसएनएल स्किट भी है जिसमें हमेशा मुस्कुराते हुए पाए जाते हैं। एवरी टाइम ही ही इज टॉकिंग, ही मेक्स अ पॉइंट, ही इज स्माइलिंग। तो मुझे लगता है दैट हैज बीन एबल टू कट थ्रू सम ऑफ दीज थिंग्स। और जहां तक उनके सोशलिस्ट प्रोमिसेस की बात है, देखिए $118 बिलियन का बजट है न्यूयॉर्क सिटी का, सो ही विल हैव टू फिगर आउट अ वे टू डू इट। लेकिन बात वही है कि अगर आप इतना, इफ यू आर गोइंग टू गिव सो मच फ्रीबीज, अगर आप सब कुछ फ्री कर देंगे, जैसे दिल्ली में भी हमने देखा था कि इसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी जीत के आए थे कि हम बिजली पानी सब फ्री कर देंगे, पीपल फेल फॉर इट बिकॉज अगेन कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात है वहां पे। सो आई थिंक he'll have to figure out a way, and importantly जो फंडिंग, फेडरल फंडिंग मिलती है न्यूयॉर्क सिटी को, उसका जो उसको जो फंड करने वाले प्रेसिडेंट ट्रम्प, उन्होंने कहा है कि वो देखेंगे, रिव्यू करेंगे चीजों को कि कहाँ पे उनके फेडरल फंड्स जो है वो यूज होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोलिशन होने वाला है
दोनों नेताओं का, और हमें देखना होगा कि न्यूयॉर्क सिटी आगे कैसे चलती है। बट जोहरान एक एनिग्मा की तरह आए, उन्होंने हरा दिया प्राइमरीज में गवर्नर कुमो को, जो एस्टैब्लिशमेंट है, उन्हें फोर्स किया एज एन इंडिपेंडेंट रन करने के लिए, एंड फाइनली वन विद दोज मनी वोट्स। बट इंपॉर्टेंटली मुझे आई थिंक ये भी कहना है इसमें सौरभ की हमें देखना है थोड़ा नीचे, न्यूयॉर्क सिटी से नीचे अगर हम वर्जीनिया में आए, आई थिंक दैट इज अनदर स्टोरी दैट हैज टू बी टोल्ड। वर्जीनिया में लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुए थे कमला हैरिस के लिए, तब एवरी काउंटी इन वर्जीनिया शिफ्टेड टुवर्ड्स रिपब्लिकन्स। हर काउंटी में, भले ही वो काउंटी अगर कमला हैरिस जीती भी है, तो वोट शेयर जो था वो शिफ्ट हुआ था टुवर्ड्स रिपब्लिकन्स। इस बार जब एबिगेल स्पैनबर्गर जीती है, साथ ही गजाला हाशमी जीती है, जो खुद हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था, अनदर मुस्लिम अमेरिकन स्टेट वाइड इलेक्टेड इन वर्जीनिया, ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ अमेरिका की। उस स्टेट में अगर आप देखें तो पीपल आर गिविंग वोट्स मोर टू द डेमोक्रेट्स। तो जो शिफ्ट हुआ है, इट्स गॉन बैक टू डेमोक्रेट्स, मीनिंग देयर इज अ सेंटिमेंट अगेंस्ट द मागा पॉलिसीज। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है दीज टू फैक्टर्स कंबाइंड, दैट इज व्हाई जोहरान ममदानी हैज बिकम एन एनिग्मा। डॉक्टर मुकद्दर खान का रुख कर रहे हैं। डॉक्टर खान, लोगों ने ध्यान दिलाया जोहरान की अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, किसी ने इंडियन आइडेंटिटी हाईलाइट की, किसी ने प्रवासी आइडेंटिटी हाईलाइट की, किसी ने मुस्लिम आइडेंटिटी भी हाईलाइट की कि ये वही न्यूयॉर्क है जहाँ पे 9/11 का हमला हुआ था, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का एक पीक माना गया था। हाउ डू यू लुक एट इट? क्या ये जो बहुत सारे प्रतिरोध चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ, उनका एक रिप्रेजेंटेशन है, और देयर इज मोर टू इट? देयर इज मोर टू इट सर। सो पहली तो चीज़ ये है कि जो अमेरिका का ले लें आप या हर जगह का, मैं अभी पढ़ रहा था कि इस साल 4000 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे, अबू धाबी, इधर उधर मूव हो रहे हैं। सो पीपल आर लीविंग फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो नहीं जा सक रहे हैं उनके लिए अफोर्डेबिलिटी हैज बिकम द बिगेस्ट इशू। तो अमेरिका की खास से इस शहर में इतना मुश्किल है, न्यूयॉर्क में बाद वक्त तो अगर आप एक गलत एग्जिट ले लें तो आपको $30-40 एक्स्ट्रा टोल देना पड़ जाता है। सो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी टू लिव। अपार्टमेंट्स बहुत महंगे हैं, हाउसिंग बहुत महंगे हैं। सो ही हैज़ फोकस्ड ऑन दैट, और जिसके वजह से बहुत बड़ा कोलिशन ही कुड फॉर्म। लेकिन थोड़ी बहुत डेमोग्राफिक्स का भी फायदा है। न्यूयॉर्क इज अ वेरी अनयूजुअल प्लेस, वो पूरी अमेरिका की तरह नहीं है। तकरीबन आधा पॉपुलेशन न्यूयॉर्क का इज बोर्न आउटसाइड। नियरली 1/3 ऑफ द इलेक्टोरेट, यानी जो रजिस्टर्ड वोटर्स है 5.5 मिलियन, उसके 1/3 आर पीपल हु आर बोर्न आउटसाइड अमेरिका। और पिछले 9/11 के बाद से मुस्लिम पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी फास्ट इन न्यूयॉर्क के तकरीबन 7-8 आप कह सकते हैं कि 4 to 5% अब पॉपुलेशन न्यूयॉर्क का मुसलमानों का है। एंड दे वोटेड हेविली, 92% वोटेड फॉर ममदानी। वो 6% जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको हम बाद में बात करेंगे उनसे, बट सो ही इज गॉट हेवी वोट्स। लेकिन इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी कि इलेक्शन के बाद जो उनका कोलिशन नजर आया, दैट वाज वेरी डिफरेंट सौरभ फ्रॉम व्हाट पीपल थॉट गोइंग इन। फॉर एग्जांपल, सिर्फ 1/3 ऑफ वुमेन वोटेड फॉर हिम, और ऐसा लग रहा था कि ही इज यंग, ही इज क्यूट, उनके अंदाज इतने अच्छे हैं, स्टाइल है, ही ब्रॉट बॉलीवुड इनटू इट। और मतलब पीपल आर एक्चुअली कंपेयरिंग हिम विद ट्रम्प। जिस तरह से ट्रम्प ने ट्विटर का इस्तेमाल किया था 2016 में, इस तरह से ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे नाउ इन 2025 टू विन हिज कैंपेन। बट ही गॉट हर जगह, मतलब मैं देख रहा था, सिवाय ओल्डर पीपल एंड सिवाय वाइट एंड हिंदू अमेरिकन, यहाँ पर ही गॉट लेस देन 40% ऑफ देयर वोट। हर जगह ही गॉट क्लोज टू 50% ऑफ द वोट, मतलब हर कंस्टिट्यूएंसी इंक्लूडिंग जूइश अमेरिकन में भी ही गॉट 36% ऑफ द वोट। और यंग जूइश अमेरिकन यानी 45 की उम्र के नीचे तो ही जस्ट स्वेप्ट देम 50%, और जो 30 के नीचे है वो तो 60% से ज्यादा उसने वोट जीते हैं, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड होप। और इनकी जो पीपल आर कंपेयरिंग हिम टू केजरीवाल कॉन्स्टेंटली, मैं सुना हूँ। बट लेट मी आल्सो टेल यू कि देयर आर नॉट मेनी, ये जो रेवड़ी टाइप पॉलिसीज है इसमें दे आर नॉट अनरियलिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, वो 3 इंपॉर्टेंट चीजों पे वो फोकस्ड हैं। एक कि ही विल
लिमिट रेंट कंट्रोल करेंगे। इनसे पहले जो ब्लासियो मेयर थे उन्होंने 3 बार कर दिया था रेंट कंट्रोल। सो इट्स नॉट समथिंग दैट हैज नॉट हैपेंड। और न्यूयॉर्क में हजारों है रेंट कंट्रोल। अगर आपने फ्रेंड्स शो देखा होगा तो उसमें जो शेफ होती है उसका अपार्टमेंट भी रेंट कंट्रोल अपार्टमेंट था, इसलिए दैट अपार्टमेंट वाज सो इम्पोर्टेंट। सो रेंट कंट्रोल इन न्यूयॉर्क इज अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन, ये कई सालों से चले आ रहा है और मेनी मेयर्स हैव टॉक्ड अबाउट इट। बाद में कुमो खुद वाज टॉकिंग अबाउट मेकिंग हाउसिंग अफोर्डेबल। और जो दूसरी चीजें जो बात कर रहे थे वो ऑफ मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री और ऑल्सो मेकिंग चाइल्ड केयर फ्री, दोज आर न्यू थिंग्स। और वो $750 मिलियन है फॉर ए city with $150+ billion budget. This is not very difficult. 2% अगर वो टैक्स जो रेस करना चाह रहे हैं over people who make more than $1 million a year, it should not be very difficult at all. I think जो opposition था ममदानी को is not because of his policies, because he hit the nail on the head when it came to the problems of New York. उनका problem identity था. People were angry with him because he was Muslim. और लोगों को अब डर था कि दुनिया की जो सबसे important 2 शहर है, वेस्टर्न शहर है, लंदन भी है, न्यूयॉर्क भी है, वहाँ सादिक खान है, यहाँ पर अब ज़ोहरान ममदानी है. So in this age of Islamophobia, Muslims are ruling the most important cities of the West. उससे काफी लोग परेशान हैं. Plus he has taken certain positions which are unthought of in India, especially Israel को लेकर. जब भी उनसे पूछा गया, he maintained the position that if Netanyahu comes to New York, उनको वो अरेस्ट कर लेंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल है. व्हाइट हाउस में उनकी दावतें होती हैं, न्यूयॉर्क का वो आ नहीं सकेंगे because the police is under the mayor and they will arrest him. At least that's what Mamdani keeps insisting, and he calls him a war criminal. He uses the word कि genocide हो रहा है गाजा में. इनसे पूछा गया था मोदी के बारे में, तो मोदी के बारे में भी he used the phrase he's like a war criminal. In fact, मैं सुन रहा हूँ कि they are now quite worried in India कि ममदानी क्या कहते रहेंगे about ममदानी मोदी के बारे में. क्या बार बार इनसे पूछा जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में what do you think about Modi, and will he keep talking about गुजरात 2002? तो इस तरह के सवाल थे. तो इस वजह से there were certain lobbies जैसे प्रो इजरायली लॉबी और प्रो आप कह सकते हैं बीजेपी लॉबी इन द यूएस वाज अगेंस्ट हिम. और बिलियनर्स ने बहुत पैसे खर्च किए सौरभ. 26 बिलियनर्स ने तकरीबन $50 मिलियन इनके खिलाफ यूज किए प्राइमरीज में और मेन इलेक्शन में. दीज आर द सेम डोनर्स जिन्होंने ट्रम्प को जिताया था. इन सब को उन्होंने हरा दिया. ही टुक पब्लिक फंडिंग. उनकी टोटल बजट वाज $9 मिलियन. उनके खिलाफ $50 मिलियन खर्च किया गया. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग to see as to how young Americans, or he also mobilized, यानी Bangladeshis, Indians, Pakistanis, Sikhs वगैरह सब registered to vote. He increased the voter base of New York. तो ये बहुत कमाल उन्होंने किया है. This is a lesson for Democrats who are not able to do this across the country. हालांकि Democrats won everything on November 4th. इसमें जैसा रोहित ने बताया कि खुद हमारे हैदराबाद से गजाला हाशमी became the first woman to become Lieutenant Governor of Virginia. She's incredibly talented. वो PhD है एमरी से, and she is probably going to be the governor of Virginia. She's very popular, very sensible. Complete opposite of Mamdani. Mamdani spectacular है, provocative है. आपने देखा उनकी speech started by taunting Trump, फिर उसके बाद नेहरू को कोट किया, फिर उसके बाद बॉलीवुड के गाने पे धूम मचाले पे ही एंडेड हिज थिंग. सो ही दोस 3 थिंग्स अगर आप ले लें उनकी क्लोजिंग स्पीच, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ कीपिंग हिज आइडेंटिटी फोरफ्रंट. वो जिस चीज पे उनको हमला कर रहे हैं वही चीज को वो एम्फसाइज कर रहे हैं, एंड ही हैज वन. सो दिस इज ऑल्सो ए होप. अमेरिका में और यूरोप में पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा जीनोफोबिया फैल गया है, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट. और यहाँ पर सौरभ आपको हैरत होगी कि बहुत ही ज्यादा एंटी हिंदू एंड एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ गया. ये H1B को लेकर फॉर एग्जांपल जो एपिसोड हुआ JD Vance व्हेन ही ट्राइड टू से कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेगम क्रिश्चियन बन जाए. फिर जब ताश पटेल ने दिवाली की मुबारकबादी दी तो जो वो भी उन्हीं के लोग मैगा क्राउड से जो हेट आ रहा था टुवर्ड्स हिंदूज एंड टुवर्ड्स इंडिया. इन दिस मोमेंट
मतलब इस्लामोफोबिया तो इज एट इट्स पीक, लेकिन अब एंटी इंडिया फोबिया, एंटी हिंदू फोबिया, इंडिया के लोग उतना अटेंशन नहीं पे कर रहे कि लाइक ओबामा हु वाज हाफ ब्लैक एंड हाफ वाइट, ममदानी's mother is Hindu, father is Muslim. तो the rest of the people acknowledge कि he comes from the Indian heritage. तो उनके खिलाफ एंटी हिंदू सेंटिमेंट भी उनके खिलाफ है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट, एंटी फॉरेनर, इन सब के बावजूद ही पुश्ड इट ऑल बैक. सो फॉर पीपल लाइक अस who are from other parts of the world, यहाँ उनके लिए बहुत आप कह सकते हैं it is a energizing moment कि yes we can fight back against fascism, we can fight back against right wing politics. और इसका असर बहुत जबरदस्त हुआ. मतलब we are focusing only on who won ना. 3 इंडियंस जीते हैं और एक इंडियन की मैं बात करूंगा, उनका नाम है आफ्ताब सिंह पूरेवाल, जो सिख टिबेटन है. उन्होंने जेडी वैंस के भाई को इतनी बुरी तरह से हराया है सिंसिनेटी की मेयर इलेक्शन में. तो अगर ये इलेक्शन इंडिया में होता तो हम कहते कि उनका डिपॉजिट जब्त हो गया. आफ्टर जेडी वैंस पब्लिकली एंडोर्स्ड हिम एंड प्रमोटेड हिम, और नाम भी तो क्लियर है, आफ्ताब सिंह. सो येट ही री-वन द इलेक्शन एज मेयर. तो ये तो इंडियंस जो 3 जीते हैं. But there are other young people. For example, Jersey City में the number 2 is a young Pakistani American called Musab Ali, और एक Somali American in Minneapolis came second. So he's motivating. यानी आप कह सकते हैं इसी इलेक्शन में 2 very prominent Mamdani clones नजर आए आप. And so 2026 में you are going to see a lot of young Indian Americans, Pakistani Americans, Bangladeshis वगैरह. They are going to be motivated by it and they are going to run for office. And अगर उनके पास ideas है और मेहनत वो करें तो Americans, in spite of all, there is a large segment of Americans who are not prejudiced and who will support them and they can win. Thank you, Dr. Khan. प्रतीक, क्या ये सिर्फ पॉपुलिज्म की जीत है, ये क्रिएटिव कैंपेन की जीत है? हाउ डू यू लुक एट इट फ्रॉम द कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं आपको? इसको कैसे पढ़ा जाएगा पॉलिटिकल साइंस की किताबों में? और इज इट जस्ट द बिगिनिंग? आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग इफ आई एम रीडिंग दिस करेक्टली. हम पॉसिबली वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पॉलिटिशियंस को फॉर द डेकेड्स टू कम एक अनफोल्ड होते देखने जा रहे हैं. न्यूयॉर्क जैसे 5 बरोज का शहर है, 5 संभाग, 5 सेक्शंस का शहर है. वैसे ही जैसे आपने ओपनिंग में कहा, जोरान की जो कैंपेन स्ट्रेटजी है वो 5 पिलर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है. नंबर 1 इज ऑलवेज, एज आई ऑलवेज से, इज ऑलवेज द इकोनॉमी स्टूपिड. इट इज ऑलवेज द इकोनॉमी स्टूपिड. इस केस में भी टोटली वही केस था. जोरान ने, यदि आप इंडियन टर्म्स में देखें, तो ऊपर एक वेलफेयर और इकोनॉमिक पेन से रिलेटेड कैंपेन को रखा, बट नीचे जैसे हम इंडिया में कास्ट को बैलेंस करते हैं वैसे उन्होंने एथनिक ग्रुप्स को बैलेंस किया. तो फ्रंट पे आई मीन आप यदि न्यूयॉर्क सिटी के बेसिक नंबर्स को देखें तो वो अपने पीयर ग्रुप में यदि हांगकांग हो, टोक्यो हो, लंदन हो, पेरिस हो, इन सब में से काफी यूनिक है बिकॉज उसकी डेंसिटी ज्यादा है. तकरीबन 90 लाख लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं. बट यदि आप एक एवरेज इनकम माने जो कि 50% लोग $80,000 से कम कमाते हैं, वो यदि अपनी विच इज लाइक 6,000 रुपए महीना, वो 4,500 रुपए महीना सिर्फ रेंट में डाल देंगे. यदि उनका एक बच्चा है तो उनकी पूरी सैलरी चली जाएगी, उनको अपने पार्टनर की सैलरी में रहना पड़ेगा क्योंकि उनकी पूरी सैलरी चली जाएगी और रेंट और चाइल्ड केयर को मिला के, राइट. तो जैसे डॉक्टर खान बोल रहे थे कि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड अफोर्डेबिलिटी और ये सारी प्रॉब्लम जो हम दिल्ली में, बॉम्बे में भी देखते हैं, ये हाई डेंसिटी शहरों में, हाई इंटेंसिटी शहरों में ये प्रॉब्लम्स आती है. और ये एग्जैक्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम को उन्होंने कई बार ओपनली कनेक्टिव टिश्यू करके यूज किया और उसको फ्रंट रख के, हमेशा इकोनॉमी को फ्रंट में रख के वो जो कोर पॉलिसीज बनाई वो उस फ्रंट पे जाके, बट उसने अंडरलाइंग एथनिकल बैलेंस को कभी नहीं छोड़ा. मतलब देयर इज अ फ्राइडे वेयर वो उन्होंने एक दिन में 210 मॉस्क, 300 मॉस्क के तकरीबन न्यूयॉर्क सिटी में एक दिन में 210 मॉस्क को कवर किया. इतने सारे फोकस ब्लैक चर्चेस को कवर किया. जो डेटा ड्रिवन कास्ट बैलेंस जो हम इंडियन इलेक्शंस में करते हैं वो इन्होंने ओवरलैप ढूंढा एथनिकल ग्रुप्स में और पॉवर्टी या फिर अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस के ग्रुप में, और उन दोनों को काफी फोकस करके टैक्टिकली कवर किया. इन टर्म्स ऑफ द थर्ड पिलर, सोशल मीडिया, आई थिंक
आई थिंक ऐसा लगता है कभी कभी कि इन्होंने ललन टॉप में क्या इंटर्नशिप की, या इनको इतने अच्छे से ग्रामर समझता है वर्टिकल शॉर्ट फॉर्म वीडियोस का, इन्होंने हर प्लेटफॉर्म की डिस्कवरेबिलिटी एल्गोरिथम को इतने अच्छे से क्रैक किया। और इनकी जो व्हाट्सएप और इनकी जो टिकटॉक मीडिया की टीम से, फिर नंबर्स में जाएंगे हम तो वो तो मिलियंस में इन टर्म्स ऑफ फॉलोअरशिप, इन टर्म्स ऑफ लाइक्स ऑन ईच ऑफ दीज वीडियोस। बट वन फैक्ट, जैसे अब डॉक्टर खान बोल रहे थे अबाउट फंडिंग, इनकी 80% ऑफ द फंडिंग लेस देन $250 के चेक से आई। सो 80% ऑफ फंडिंग वहां से है जहां लोगों ने $250 से कमती का चेक लिखा है। और इसमें से इंटरेस्टिंगली अबाउट 40% लोग न्यूयॉर्क में रहते भी नहीं है, जो कि इनके मूवमेंट और उनके कैंपेन से सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ गए, राइट। इन्होंने सोशल मीडिया में और एक चेंज किया वर्सेस कमला के कैंपेन से, कि जो कि डेमोक्रेट्स नहीं कर पाते हैं यूजुअली, कि वो कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज को कम्युनिकेट करने जाते हैं और फिर लोग बोर हो जाते हैं, एंगेज नहीं होते। इन्होंने आउटकम्स को कम्युनिकेट किया, इन्होंने हाउ पे इतना फोकस नहीं किया और उन्होंने पॉलिसी पे इतना फोकस किया, इन्होंने आउटकम्स को कम्युनिकेट किया। यदि इनसे कोई भी मिलता तो इनको देख के बोलता कि अरे ये तो रेंट फ्री वाला बंदा जा रहा है और ये तो बस फ्री कर देगा। तो इन्होंने आउटकम्स को इतना कम्युनिकेट किया अपनी पॉलिसीज के थ्रू, और उसको कंटिन्यूअसली टाई करते गए अपने एथनिक चैंपियंस के थ्रू। हर एथनिक ग्रुप में इनके चैंपियंस बने और उन्होंने उसको और पॉवर्टी को काफी, और अफोर्डेबिलिटी रादर, पॉवर्टी इज नॉट द राइट वर्ड हियर, उसको काफी मैनेज किया। द लास्ट 2 पॉइंट्स आई वुड से इज के जो आइडेंटिटी का पॉइंट है, आई थिंक ये आइडेंटिटी को लेके बहुत सैवी हैं, बहुत ही इंटेंशनल और बहुत ही क्लेवर पोजिशनिंग करते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर। यदि आप इनके सेंटेंसेस देखें तो ये हमेशा बोलते हैं कि आई एम अ सन ऑफ इमिग्रेंट, आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ सोशल जस्टिस एंड पैलेस्टीनियन राइट्स एक्टिविस्ट। बट ये तुरंत एक बड़ा बट लगाते हैं, ये बोलते हैं कि बट आई एम नॉट रनिंग बिकॉज ऑफ माई आइडेंटिटी, आई एम गोइंग टू यूज माई आइडेंटिटी एज अ ब्रिज वर्सेज एज अ बॉक्स। मैं ये नहीं चाहता कि बस इमिग्रेंट ही मुझे वोट करे, मैं ये नहीं चाहता कि बस मुस्लिम ही मुझे वोट करे। मेरे इन एक्सपीरियंसेस के कारण मैंने बहुत कुछ देखा है और मैं इससे ओवरलैप ढूंढता हूं आप लोगों के एक्सपीरियंसेस में भी, बट मुझे वोट करें क्योंकि सब एक कॉमन क्राइसिस से जूझ रहे हैं और वो क्राइसिस है अफोर्डेबिलिटी का। और हम ऐसा कोलिशन बनाएंगे जो कि इतना ब्रॉड हो, जो कि नेसेयर्स भी कैन सी देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ इट। सो ये हमेशा तुरंत एक बट लगाते हैं, ये अपनी सिर्फ आइडेंटिटी के गेम पे नहीं खेलते और इनको पता है कहां पर प्योर पोजीशन लेनी है और कहां पे अपनी पोजीशन को इवॉल्व करना है। इन्होंने कुछ साल पहले न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को रेसिस्ट कह दिया था ब्लैक लाइव्स मैटर के टाइम पे। इन्होंने तुरंत उस पोजीशन को इवॉल्व किया ताकि इनको बिल्कुल उस पोजीशन को डिफेंड नहीं करना पड़ा इस टाइम पे। बट इन्होंने अपनी गाजा की पोजीशन को और अपनी बाकी पोजीशंस को काफी प्यूरिटैनिकल रखा। और इन्होंने जो ज्यूज का पॉइंट है जो डॉक्टर खान बोल रहे थे, इन्होंने उसको मोनोलिथ नहीं रहने दिया। इन्होंने ये पॉइंट को ब्रेक किया कि भाई जैसे अब इंडिया की एनालॉजी में देखेंगे कि भाई सारे हिंदूज ही एक जैसा सोचते हैं और सारे हिंदूज ही एक तरीके से वोट करते हैं। यदि उस थीसिस को चैलेंज करने जाए तो उन्होंने उस लॉजिक को यूज करते हुए इनकी प्राइमरीज और फाइनल वोटिंग के बीच में काफी परसेंटेज व्हाइट्स और जूस में गेन किया, टारगेटेड कैंपेन्स करके, टारगेटेड कन्वर्सेशंस करके, टारगेटेड सोशल मीडिया के इंटरवेंशन करके। इन्होंने कमला हैरिस की कैंपेन से वो बहुत बड़ा लेसन सीखा कि वो सबको साथ में नहीं गए, उन्होंने टारगेटेड कैंपेन किया और टारगेटेडली अंडरस्टैंड किया कि मेरे को कहां पर अपनी प्योर पोजीशन को नहीं छोड़ना है, और उन्होंने उस जगह अपनी आइडेंटिटी की प्योर पोजीशन को बिल्कुल नहीं छोड़ा। और आई थिंक द लास्ट थिंग इज करिश्मा। न्यूयॉर्क सिटी वाज हंग्री, लाइक द इकोनॉमिस्ट का यदि आप कवर लेटर देखें 2 महीने पहले का, तो वो बोलते हैं कि भाई ब्लूमबर्ग से बेटर न्यूयॉर्क को आज तक मेयर नहीं मिला फॉर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, और उनका करिश्मा एज गुड एज स्प्रेडशीट था, राइट। एंड एक्सेल स्प्रेडशीट के करिश्मा से ब्लूमबर्ग की करिश्मा को उन्होंने कंपेयर किया है, विच मीन्स न्यूयॉर्क सिटी जो कि इतनी वाइब्रेंट है, उसको कभी भी एक इतना करिश्मेटिक मेयर ढूंढने की उन्होंने हमेशा ट्राई की है, इवन एरिक एडम्स के टाइम ट्राई की, बट वो कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो न्यूयॉर्क सिटी वाज वेरी हंग्री फॉर दैट करिश्मा लेड लीडर, विच शोज के जो वोटिंग है 1969 से इतनी कभी वोटिंग नहीं हुई, 2+ मिलियन वोटिंग हुई। यूथ में 78% वोट इन्होंने यूथ का लिया, और यूथ जो कि ऑलमोस्ट 10-11% भी वोट नहीं करते एलिजिबल वोटर्स, इस बार ऑलमोस्ट 20% यूथ केम टू वोटिंग। दिस इज higher than even they probably see in the presidential voting campaigns in the US, right? So जिस precincts में even youth जो कि rich precincts में या rich areas में belong करते हैं, उन्होंने भी इनको काफी वोट किया। तो ये भी narrative defeat, इन्होंने rich को basically confuse किया। जो rich का जो किला है, जिस rich किले में यदि हम कहेंगे कि business हमेशा इनको negatively से, उन्होंने इसको काफी penetrate करने की try किया। As far as business is concerned, वॉल स्ट्रीट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मिक्स्ड है। यदि आप
न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्वे देखिए 2023 का, तो जो मिलियनियर्स है न्यूयॉर्क के, उन्होंने टैक्स को 5th या 6th पॉइंट ऑफ व्यू पे बोला था कि ये इस 5th और 6th प्रॉब्लम है हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इन अ सिटी, हमारी ट्रांसपोर्टेशन बहुत बकवास है, हमारी सैनिटेशन बकवास है, या हमारी सिटी की लुक एंड फील, हमारी डे टू डे लाइफ उतनी पॉलिश नहीं है। उसको फोकस करने का उनका काफी बड़ा पॉइंट था। जो डेटा है कि कितने रिच लोग पलायन करते हैं न्यूयॉर्क से, वो काफी मिक्स्ड है। जो पुअर है वो ज्यादा पलायन करते हैं यदि नंबर्स में प्योरली देखा जाए तो। और काफी कुछ सालों से ममदानी के, डिस्पाइट ऑफ द ममदानी कैंपेन और रिगार्डलेस ऑफ द ममदानी कैंपेन, Florida has been picking up a lot of the Wall Street action, right? The financial part of economics of jobs created in New York is barely down to 5 or 6%, right? So the Wall Street portion is actually lower in New York. The Main Street portion, जो छोटे businesses है, जो छोटी दुकानें हैं, Main Street New York is bigger now than Wall Street. अगला सवाल मेरा याशिका से है। कई जगहों पर इस बात की चर्चा हुई कि न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीयों के बारे में भी इन्होंने विस्तार से लिखा। जोहरान ममदानी के कैंपेन को भी आपने कवर किया। याशिका, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? इस कैंपेन को, इस विक्ट्री को कैसे देखा, पढ़ा और समझा जाए यूएस के कंटेक्स्ट में और उससे ज्यादा इन जनरल पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में और इंडिया के संदर्भ में? जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जोहरान ममदानी का जो कैंपेन है वो बड़ी ग्रास रूट्स के लेवल से शुरू हुआ था। और असेंबली मेंबर जब वो थे एल्बनी, न्यूयॉर्क स्टेट के से, तो उन्होंने शायद खुद भी उम्मीद नहीं की थी कि वो इस मुकाम पर आज पहुंचेंगे और वो मेयर बनेंगे। मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रही थी न्यूयॉर्क टाइम्स में जो पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपनी वाइफ रमा दुआजी से शायद बोला था कि मुझे लगता नहीं ये विक्ट्री होगी, पर ये काफी जो लेफ्ट लीनिंग मूवमेंट्स हैं न्यूयॉर्क में, उसके लिए विजिबिलिटी काफी हद तक बढ़ सकती है। पर जो रिजल्ट आया है वो तो किसी की भी एक्सपेक्टेशन में नहीं था। और मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने जोहरान ममदानी का कैंपेन अप्रैल से फॉलो करना चालू किया था, जब उस टाइम पर बहुत कम मीडिया लोग, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि है यूएस लोकल न्यूयॉर्क मीडिया, वो भी उतने करीब से उनको अटेंशन नहीं पे कर रही थी। तब ठीक है, थोड़े 1-2 आर्टिकल्स आ रहे थे, पर इतना डिटेल इन डेप्थ उनका कवरेज नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक ये सेंटिमेंट था पूरे न्यूयॉर्क में कि शायद एंड्रू कोमो जो फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, वो ही शायद उनका विक्ट्री बहुत इजी लग रहा था, या फिर एरिक एडम्स जो अभी मेयर हैं, मेयर इलेक्ट, मतलब यू नो until December end he is still the mayor, तो उनका भी काफी चांस लग रहा था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल चैनल से लोगों तक पहुंचूं। जैसे कि हमको मालूम है, हम सब देख चुके हैं, उनके काफी वीडियोस आए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया को यूज किया अपने वोटर्स तक डायरेक्टली जाने के लिए। बट ये उनकी जो स्टोरी है, ये सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये उनका मूवमेंट है जो ऑन ग्राउंड चला है। और स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटीज जो हैं न्यूयॉर्क सिटी में, जो मतलब डेकेड से उनको या तो they were not considered relevant, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, या फिर उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना गया एज अ वोटर बेस। और जो जोहरान ममदानी का कैंपेन है, सबसे बड़ी उनकी, वैसे तो कई हिस्टोरिक बातें हैं, पर एक बड़ी विक्ट्री ये भी है कि उन्होंने साउथ एशियन वोटर्स जिन्होंने पहले कभी वोट नहीं किया था, जो सिटीजन्स थे पर उन्होंने कभी वोट नहीं किया था, उनको इलेक्ट्रेट में ऐड किया। और इस तरीके से उन्होंने, उनकी खुद की साउथ एशियन आइडेंटिटी है उनके, जैसे हम जानते हैं माता पिता महमूद ममदानी और मीरा नायर हैं जो कि इंडियन ओरिजिन है। मीरा नायर वाज बोर्न इन इंडिया, महमूद ममदानी का जन्म शायद इंडिया में हुआ है, पर उन्होंने लाइफ युगांडा में अपनी बिताई है। तो पर उनका इंडिया से काफी रूट्स हैं जो उनके इंडिया में ही हैं, मगर जो उनका कोalition उन्होंने खड़ा किया है वो साउथ एशियन कोalition है। उन्होंने बांग्लादेशी न्यूयॉर्कर्स से भी साझा किया, उन्होंने पाकिस्तानी न्यूयॉर्कर्स से भी उनको सपोर्ट काफी मिला। इनफैक्ट इलेक्शन की रात जब इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस भी नहीं हुए थे, पोलिंग भी बंद नहीं हुई थी, 9 बजे यहाँ पे पोलिंग बंद हुई थी। मैं मिडवुड ब्रुकलिन एक एरिया है न्यूयॉर्क का जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी काफी मेजॉरिटी में है, वहां पे सेलिब्रेशन जोहरान ममदानी की 8:45 से चालू हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि विक्ट्री कितनी करीब है। तो मतलब ये कोalition पूरा साउथ एशियन कोalition रहा है। और आई थिंक न्यूयॉर्क के पर्सपेक्टिव से साउथ एशियन कल्चर की जो विजिबिलिटी है, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडियन कल्चर का ही
सिर्फ इंडियन कल्चर की इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानीज के साथ भी, पाकिस्तानी न्यूयॉर्कर्स के साथ भी उनको लेकर चले हैं, बांग्लादेशी न्यूयॉर्कर्स को साथ लेकर चले हैं, नेपालीज न्यूयॉर्कर्स को साथ लेकर चले हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ साउथ एशियन कोलिशन। और जहां तक बात रही कि क्या इफेक्ट रहेगा इंडिया के ऊपर या फिर साउथ एशिया में, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो इफेक्ट होगा वो होगा हमारे कल्चर, जो हमारा शेयर्ड कल्चर है। आई थिंक आपके व्यूअर्स भी मानेंगे कि एक स्पेशली न्यूयॉर्क में एक देसी कल्चर करके है, जो मतलब चाय सभी पीते हैं और खाना एकदम सिमिलर ही रहता है। आप पाकिस्तान में देखें, बांग्लादेश में देखें, तो वो शेयर्ड कल्चर न्यूयॉर्क में ऑलरेडी है, और वो जो कल्चर है वो उजागर होगा। और भी जो उन्होंने म्यूजिक यूज किया है, फूड यूज किया है, एक बड़ी कंट्रोवर्सी ये रही थी जो कि यहाँ काफी राइट विंग सर्कल्स में काफी उछाली गई कि उन्होंने हाथों से खाने खाए। जो हम जैसे देसी हैं हम लोग, हम काफी दाल चावल हाथ से ही खाते हैं, और जब वो उनका वीडियो पब्लिसाइज हुआ तो उनको काफी क्रिटिसिज्म मिला। एक डिफरेंस मेरे हिसाब से ये रहा है कि उन्होंने कभी शुरू में प्राइमरी के कैंपेन में ये डायरेक्टली नहीं बोला कि मैं साउथ एशियन हूँ इसलिए आप मुझे वोट दें। तो ये एक बड़ा डिफरेंस रहा है कि वो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ओवर्टली यूज नहीं की, बल्कि सटली यूज की एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ऑथेंटिकली वो उस रीजन से हैं और ये उनकी वेशभाषा है। अगर आप देखेंगे उनका जो अर्ली कैंपेन है प्राइमरी का, उसका जो वेबसाइट था उसमें उन्होंने कुर्ता पहना था, और उन्होंने अपने जब साल के शुरू में जब रमजान का उन्होंने फास्ट रखा तो उसके बारे में उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक पोस्ट किया। ज़ोहरान ममदानी ऑल्सो एज एन असेंबली मेंबर वो इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं कि न्यूयॉर्क सिटी में पब्लिक स्कूल्स में दिवाली एक पब्लिक स्कूल हॉलिडे है, तो उन्होंने वो बिल ऑल्सो को स्पॉन्सर किया था। तो मतलब उनकी जो साउथ एशियन आइडेंटिटी है वो इस कैंपेन में बराबर उजागर रही है। और मतलब उन्होंने बात की है कि वो उन्हें पान खाना पसंद है, और जैक्सन हाइट्स के जब उनका आफ्टर हिज विन जो उनका पहला मेजर लंच रहा है कांग्रेस वुमेन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज एओसी के साथ, वो नेपलीज रेस्टोरेंट में उन्होंने उनसे मिले, और उनसे कैंपेन ट्रेल पे काफी बार पूछा गया कि आपके फेवरेट रेस्टोरेंट्स कौन से हैं, तो उन्होंने काफी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स के बारे में बात की। एक मैंने वीडियो देखा था उसमें उन्होंने बोला हैदराबादी जायका जो कि मैनहट्टन में एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने उसकी बात की। तो खाने को लेकर काफी अपनी साउथ एशियन आइडेंटिटी को हमेशा बात करते हैं। और एक कंटेंट क्रिएटर थे जो उनका मैंने देखा, फूड कंटेंट क्रिएटर हैं, वो उनसे पूछा कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, तो उन्होंने अपनी जेब से पान मसाले का पैकेट निकाला, और वो एक्चुअली पान मसाला नहीं था, वो ब्रांड पान मसाले का था, पर वो इलायची के दाने थे सिल्वर फॉइल में। और वो देख के मुझे काफी महसूस हुआ कि भाई ये तो एक देसी कैंडिडेट ही है जो पान खाने की भी बात कर रहे हैं, और पान मसाले और इलायची के दाने भी उनके पॉकेट में हमेशा रहते हैं। तो वो जो मतलब उनकी ये जो बातें हैं, भले फूड के थ्रू हो या म्यूजिक के थ्रू हो या जैसे भी उनका लाइफस्टाइल है, जो अगर आप उनकी पुरानी ट्वीट्स देखेंगे तो उन्होंने धूम मचाले धूम के जो सॉन्ग है उसके बारे में उन्होंने 2010-2011 में ट्वीट किया था। तो मतलब ये सॉन्ग उनके दिल के भी करीब रहा है। तो ये सब देखकर विदाउट हिम सेइंग ओवरटली कि मैं साउथ एशियन हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, उन्होंने ऐसा एम्बॉडी किया कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो सबके लिए देखने के लिए अवेलेबल है। वो उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, पर उसको लाउड स्पीकर पे बताने की भी उनको जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू सो मच। कोशिश हमारी ये रही दैट वी कैन मेक सेंस ऑफ दिस पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और नेता नगरी में हम यही कोशिश करते हैं कि हम और आप राजनीति के बारे में अपनी समझ और समृद्ध कर पाएं। ये संस्करण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला नेता नगरी बिहार के चुनाव नतीजों के बाद होगा, यानी कि उसमें विस्तार से बात होगी किसको मिला जनादेश। बहुत बहुत शुक्रिया। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा,
फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के न भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।